अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शोएब। दीगर मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं। हमारे एक मेहमान आए नासिर खान जान, लेकिन मैं उनका एहतराम ना कर पाया। मैंने कुछ सवाल किए, मेरे वो सवाल गलत, मेरा तरीका गलत, मेरा अंदाज़ गलत। उससे दिल आज़ारी हुई नासिर खान जान की, उनके मद्दाहों की और हमारे देखने वालों की। तो आप सब से मैं दिल से माजरत खा हूँ, क्योंकि जो मुझसे हुआ वो इंतहाई गलत था। तो मैंने इससे सीखा कि जो मेहमान है उसकी इज़्ज़त करनी है, सवाल अगर करना भी है तो उसका एक तरीका भी है। और नासिर खान जान चूँकि मुतासरा फ़रीक हैं, तो इसलिए उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया नासिर खान जान ने आज एक बार फिर नया दिन में। नासिर खान जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। नासिर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैंने कुछ सख्त सवाल किए। मेरा अंदाज़, मैं उस पर नादिम हूँ, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। वो सवाल, वो अंदाज़, वो गलत था। मैं इस पर माजरत खा हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। और क्या है कि बस शो के लिए हम आए, और जो भी था बस मैंने, मेरे दिल में इस तरह कुछ भी नहीं है। मेरे दिल से ही मेरे भाई हो, और मेरे दिल से ही जो है वो कोई इस तरह कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, ये है वो है। लेकिन बस शो तो हो गया है, और बाकी ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि यार आप मेरे भाई हो, इस तरह कुछ भी नहीं है ना। जिस नासिर, तरह बिल्कुल। से जो है वो आप सोच, आपकी यानी आपका भी सोच होगा, किसी का भी सोच होगा कि ये है वो है। मैं कुछ भी इस तरह नहीं रखता ना। तो बाकी जो है वो अब मेरे फैंस वगैरह है, तो आपको तो पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं ना इस हवाले से। तो अब इसके हवाले से अब मैं क्या कहूँगा, मैं सिर्फ इतना मैंने कहा है कि हम लोग जब भी कोई शोज वगैरह में जाते हैं तो उसके लिए हर एक शो के अपने एक अलग जो है वो क्वेश्चंस होते हैं वगैरह होते हैं, उनके हवाले से वो पूछते रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि उसके लिए पहले हमने प्रिपरेशन किया होता है, उसके आंसर हम वहाँ पर देकर बहुत आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। कुछ इस तरह होता है कि उसके लिए हमें पता नहीं होता कि हमसे क्या पूछा जाएगा, हम उसका क्या आंसर देंगे ना। मुख्तलिफ हवाले से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसके हवाले से अब मैं क्या कहूँगा, मजीद जो डिटेल था वो तो ऑलरेडी लोगों ने देख भी लिया है, और सबको पता भी है ना। नासिर, फिर भी मैं एक बार फिर आपसे माजरत खा हूँ, आपके मद्दाहों से माजरत खा हूँ। जो भी कह रहे हैं हमारे देखने वाले मेरे अंदाज से मुतालिक, मेरे सवाल से मुतालिक, तो मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ आपसे भी और आपके मद्दाहों से भी। आपने नहीं वक्त दिया बिल्कुल आज यार फिर। शुएब भाई, जी जी। बिल्कुल। मैं तो सबके कहता कि शुएब जो है वो दिल की काफी अच्छा है, और लोग जिस तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं ना, तो आई थिंक उनसे हट कर मैं ये कहना चाहूंगा कि शुएब जो है वो काफी फ्रेंडली भी है, और दिल से भी काफी अच्छा है, और इस तरह कुछ भी नहीं है इतना। बाकी जो है वो अब मजीद इस पे मैं क्या कहूँगा, क्योंकि लोगों को भी जो है ना बस हाँ, यानी आपके शो के हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शो के बाद जो है यानी वो लोग जो लोग कई महीनों यानी सालों से मैं कहूंगा कि पर्सनल मैसेजेस में भी इस तरह मुझे उन्होंने गालियां वगैरह बहुत ज्यादा दिया करते थे ना। तो आज ये है कि वो लोग भी अब शो के बाद जो है ना वो मेरे साथ बहुत पॉजिटिव हो गए, और मेरी फैंस बन गई ना। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग इतना मेरे साथ देते हो, और इतना मेरे साथ हो, मेरे साथ सब स्टैंड है इतने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारी जो आप डेली लाइफ में हम इस तरह जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो उसमें भी आप लोग हमारे साथ इसी तरह पॉजिटिव रहे, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा ना। इतना ही नासिर, कहूंगा। बहुत 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 शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है। और हम कोशिश करेंगे दोबारा भी आपसे बात करें, दोबारा भी आपको हम शो में बुलाएं, क्योंकि उस दिन भी आपने मेरा दिल जीता। ये इतना क्रिटिसिज्म करने के बावजूद भी आपने बड़ा कूल एंड काम रिस्पांस दिया, और आज भी जिस तरह के आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया नया दिन के लिए और हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। जरूर जरूर, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। समा हो यानी जितनी भी हमारी जो पाकिस्तान की चैनल्स है, तो आई थिंक ये हमारे लिए बिल्कुल गर्व जैसा है ना, कि इसके जरिए ही हम अपने आवाज जो है ना अपने फैंस और आवाम तक पहुंचाते हैं। तो इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, फिर भी आएंगे, बार बार भी आएंगे। आप लोग जब हमें इनवाइट करेंगे हम जरूर आएंगे।
थैंक यू सो मच नासिर, आपने समा को वक्त दिया, नया दिन को वक्त दिया, और नासिर खान जान का मौक़िफ़ भी आपने सुना, और जिस तरह मैंने माज़रत की, उन्हें बड़पन का, बड़े दिल का मुजाहरा किया और कहा उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, अब बढ़ते हैं आगे और जो दीगर अहम मौज़ूआत आज नया दिन के हैं आपके लिए, अब वो शामिल करते हैं। माह मुबारक आया, महंगाई के साथ कराची में ट्रैफिक जैम भी लाया। शॉपिंग सेंटर्स, पार्क्स और अहम शाहराहे, सब जगह ट्रैफिक जैम। शहरियों का सफर करना मुहाल हो गया। सूरत हाल ट्रैफिक एहलकारों के कंट्रोल से बाहर। कराची में 20 लाख लोग ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार। 3 लाख अफराद को फौरी माहिर नफ्सियात से मशवरे की जरूरत। हर दूसरे घर में एक शख्स नींद की दवा खाता है। एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ का इंकिशाफ। और इस साल पंजाब में सरकारी इफ्तार डिनर नहीं होंगे। वजीर आला का सरकारी खजाने की पाई पाई अवाम की फलाह पर खर्च करने का इरादा। पाबंदी का इतलाक वज़रा, सेक्रेटरी समेत तमाम हुकूमती तकरीबात पर होगा। और जनाब, आज बहुत सारे मौज़ूआत तो हैं ही, हमारे टॉप स्टोरीज आप लोग जान चुके हैं, लेकिन हम पहले दाता की नगरी की बात करेंगे। दाता की नगरी धमाके से गुजरी। लाहौर में धमाका हुआ और ये पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। और तर्जुमान रेस्क्यू इस सिलसिले में क्या बताते हैं, उन्होंने क्या हम तक उनकी बताई हुई पहुंची, वो भी बता देते हैं। तादाद 5 है जाँ बहक अफराद की। जाँ बहक अफराद में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लाहौर के ही हैं। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ है। जहांगीर खान, रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा, क्या तफसील आप हमें बता सकते हैं? इस वक्त वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया है। 3 पुलिस मुलाजिम की शहादत की तस्दीक पुलिस और रेस्क्यू की है, जिनकी शनाख्त सुहेल, शाहिद और सलीम के नाम से हुई है, जबकि 4 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी बताए जाते हैं। जो 2 शहरी हैं जिनके एक नाम है और टोटल कोशिश करेंगे जहांगीर से दोबारा राबिता करें, कोशिश करेंगे। रेस्क्यू का काम यहाँ किया जा रहा था, इसको अब मुकम्मल कर लिया गया है। गाड़ी बुरी तरह से, जो पुलिस वैन थी वो बुरी तरह से टूट गई है। अब वो भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ में। और 5 अफराद की जानें गई हैं। 5 अफराद इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जो जाँ बहक हुए उनमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल है। जख्मियों के बारे में भी आपको बता दें, कुछ की हालत तशवीशनाक है और उनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है और तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। स्पॉट पर ही जहांगीर खान है, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर खान, इब्तिदाई तौर पर क्या मालूम हो सका धमाके की नौयत के बारे में और कुछ इसके नुकसानात के बारे में भी बताइए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। जहांगीर, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आ नहीं रही। दाता दरबार के बाहर से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। जाँ बहक अफराद जिनकी तादाद 5 है, उनमें 3 पुलिस एहलकार हैं। दाता दरबार के बाहर आज सुबह ये धमाका हुआ है, पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है और जाँ बहक अफराद में 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ है और रेस्क्यू का अमल इस वक्त वहाँ पर जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कुछ लोग ज़ख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो इलाका से कॉर्डन ऑफ किया गया है और पुलिस और तफ्तीशी टीम्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हम अभी इस धमाके से मुतालिक जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि धमाका खुदकुश था। ये इब्तदाई तफ्तीश में ये मामला सामने आया। हुकाम जिस वक्त धमाका वो ये बता रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी में मौजूद नहीं था। जहांगीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप प्लीज़ अपडेट कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 3 पुलिस मुलाजिम की शहादत की तस्दीक रेस्क्यू और पुलिस की जानिब से कर दी गई है। इन एहलकारों की शनाख्त जो है वो सुहेल, शाहिद और सलीम के नाम से की गई है। टोटल 24 जख्मी जो है वो बताए जाते हैं, जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जिसको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। एविडेंस कलेक्शन का अमल यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू मुकम्मल कर लिया गया है। धमाके की नौयत क्या थी इसके बारे में अभी जो है वो तफ्तीश इसकी शुरू कर दी गई है, लेकिन ये लाजमी जो है वो बता दिया गया है इब्तदाई तफ्तीश में कि ये खुदकुश धमाका था। एक सस्पेक्ट जो डेड बॉडी वो सबसे एंड में यहाँ से स्पॉट से हटाई है, जिसके कुछ जिस्मानी अज़ाब भी थे जिनको के इकट्ठा करके यहाँ से रेस्क्यू ने मुंतकिल किया है। उसकी कोई शनाख्त नहीं हो सकी और मुमकिन तौर पर बताया जाता है कि वो शायद खुदकुश हमलावर था, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं की गई। अभी इसके डिजिटल एविडेंसेस की मदद से इस पूरे सीन को, पूरे वाक़े को जो है वो बताया जाएगा कि ये वाक़या असल में किस तरह से पेश आया। इसमें उसका टारगेट ये समझकर हकायक जो है
ये तफ्तीश मुकम्मल होने पर सामने आएंगे। अभी यहाँ से एविडेंस कलेक्शन का अमल जारी है इलाके को। और ये बात भी मुकम्मल करें जहांगीर, और ये भी बताइएगा साथ में एनी शाहिदीन ने सिलसिले में क्या बताया, और यहाँ से फिर लोगों को हटाने के लिए भी इकदाम करने पड़े, ऐसा भी हुआ? एक मशकूक शख्स जो है वो जैसे ही पुलिस वैन के करीब आया तो अचानक से धमाका हो गया, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई। लोग जख्मी हालत में आहो बका करने लगे, चीखो पुकार करने लगे। रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें उनसे पहुंचने से पहले जो मुकामी अफराद और दरबार की इंतजामिया के लोग थे और जो कुछ ट्रैफिक वार्डन या जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे, उन्होंने लोगों को यहाँ से उठाया, अस्पताल मुंतकिल किया। उसके बाद फिर यहाँ पर रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जब पहुंची तो बाकायदा से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। अभी ये तमाम सब स्टेटमेंट जो है यानी शाहिदीन के वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और सबसे एंड पे जो अभी क्राइम सीन से डेड बॉडी रिमूव की गई है उसके बारे में मुमकिन तौर पर यह बताया जाता है कि शायद वो कुछ हमलावर था, लेकिन उसकी तस्दीक भी नहीं की जाती, लेकिन वो सस्पेक्ट जरूर बताया। रेंजर्स एहलकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुलिस है यहाँ पर, इलाके को कॉर्डन किया गया है। दरबार के अंदर जितने अफराद मौजूद थे उन तमाम को यहाँ से निकाल दिया गया है। दादा दरबार जो है वो सब खाली है, सिर्फ इंतजामिया के लोग हैं। पूरी जो मुल्हिका बाजार है, मुल्हिका शाहराह है, वहाँ पर भी आम ट्रैफिक का दाखिला बंद किया। क्राइम सीन आप देखेंगे सिक्योर हो चुका है, और आप सबका भी तामन कि आप लोगों ने क्राइम सीन को पोल्यूट करने का जो उसमें जाने की कोशिश नहीं कर के, बल्कि आप साइड पे बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से खड़े हैं, आपका शुक्रिया। और यहाँ पे क्राइम सीन के अंदर जो टीमें मौजूद हैं वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की भी मौजूद हैं, और तमाम लोग जो स्पेशलाइज्ड इदारे हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा काम ज़्यादा प्रिवेंशन साइड पे मैं देख रहा हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आया हूँ, डेड बॉडीज़ देख के आया हूँ, शहीदों को देख के आया हूँ। अच्छा, इस बात का ये बता दीजिएगा कि ये तमाम बातें थोड़ी देर बाद मीडिया इंटरेक्शन करते हैं तो फिर आपसे शेयर करते हैं। आखिरी चीज़ बताते जाएं कि आपने जो फुटेज देखी है, क्या इंटरसेप्ट करके रोका गया है? फुटेज अभी उसने खुद को ब्लॉक किया? नहीं, देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने पहले भी कहा है कि अंदाजे लगाने से तफ्तीश नहीं होती, ना ही आप लगाएं। वी हैव टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टिगेशन में हमेशा टाइम लगता है। थ्रेट अलर्ट था पहले से? थ्रेट अलर्ट जनरल थे, कोई इस खास तौर पे यहाँ के हवाले से नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी तो हमेशा ये कैटेगरी ए की सिक्योरिटी होती है, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन था। और ये जो लीड की गाड़ी के ऊपर हुआ है ये भी तो एक सिक्योरिटी करने के लिए ही मौजूद थे। तो आप देखेंगे कि आपसे हम लगातार शेयर करते रहेंगे, हम अवॉइड नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा सा अंदर वेट कर। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद अशफाक साहब मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ वक्त लगेगा, अभी अंदाजे लगाने से गुरेज किया जाए। कैटेगरी ए की स्थिति यहाँ पर थी, और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट यहाँ पर नहीं था, जनरल थ्रेट अलर्ट्स ज़रूर थे। ताहम सिक्योरिटी से मुतालिक उन्होंने कहा कि कैटेगरी ए की यहाँ पर सिक्योरिटी थी। वक्तन फ़वक्तन दाता दरबार के इस इंसिडेंट से मुतालिक हम आपको अपडेट तो करेंगे, लेकिन शुएब साथ के साथ जो गुफ्तगू की जा रही है सिलसिले में वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये हाई अलर्ट होता है यहाँ पर सिक्योरिटी, ये ऐसा जोन है, तो लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन फौरी तौर पर इस सिलसिले में पुलिस ने अपना काम किया है, इदारों ने अपना काम किया है, इस जगह को क्लियर किया है, और अभी फौरी तौर पर बहरहाल अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क कर दिया है, और इस वक्त उन्होंने यही कहा है कि इसकी तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और पहुँचाया जाए कैफरे किरदार तक उन लोगों को कि जो इस सब के जिम्मेदार हैं। और इससे मुतालिक हम आपको नया दिन में भी और अदरवाइज समर टेलीविजन पर भी अपडेट करते रहेंगे जो इन्वेस्टिगेशन होंगे, और जैसे ही अपडेट्स आएंगी। नया दिन में हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, और जो आज का पहला हमारा मौजू है दुआ की अहमियत और उसकी ज़रूरत, इस पर आज हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, बहुत शुक्रिया समय का अपने वक्त दिया है। तो सबसे पहले रोशनी डालिएगा दुआ की अहमियत, दुआ की ज़रूरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुआ इबादत का जौहर है, दुआ दोज़ख से निजात है, दुआ गुनाहों से कुफ़ारा है, दुआ ज़मीन और आसमान का नूर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसी को पुकारना बरहक है जो इसे छोड़कर जिन हस्तियों को पुकारते हैं उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने रब को आजिज़ी और इनकिसारी से पुकारो।
कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए नबी आप फरमा दीजिए, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक पूछें तो फरमा दीजिए कि परवरदिगार आलम तुम्हारी शहरक से भी करीब है। जब पुकारने वाला उसे पुकारता है तो वो उसकी पुकार को भी सुनता है और वो इसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम वाली कोई चीज़ नहीं, लेकिन दुआ उसी वक्त कबूल होती है जब हम खुशू खुजू ईमान यकीन खुलूस नियत के साथ अपने परवरदिगार आलम के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआ मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। देखिए, एक इमाम ज़ैनुल आबदीन एक मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गई, तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप नमाज में मशगूल हैं, घर में तो आग लग गई। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया कि आखिरत की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। जब हम दुनिया को तरजीह नहीं देंगे और आखिरत की ज़िंदगी को दायमी ज़िंदगी समझेंगे और अपने रब को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो देखिए किरण, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी फिर उसका हो जाता है। बात बहुत अच्छी, बहुत मुकम्मल जी। लेकिन फिर इस सवाल का क्या जवाब है कि कबूलियत की कुछ तो घड़ियाँ होती हैं, दुआ की कुछ तो घड़ियाँ होती हैं जब वो मान ली जाती है, कबूल कर ली जाती है। देखिए, जब हम खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़े तो दुआ कबूल होती है, मुल्तज़िम के पास दुआ कबूल होती है, हतीम के पास दुआ कबूल होती है, मकाम इब्राहिमी के पास दुआ कबूल होती है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ों के दरमियान दुआ कबूल होती है। और किरण, ये मेरा ईमान है कि मोमिन की तो ये शान है कि दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम हो, हर हाल में अपने रब को सजदा करता है और उससे दुआ करता है। और जो दुआ खुलूस नियत से मांगी जाए, खुशी और खुजू के साथ मांगी जाए तो उस दुआ में भी असर होता है। और परवरदिगार आलम तो हम पर 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला। और अल्लाह तो ख़ुद फरमाता है कि जब इंसान उससे मांगता है और वो मांगते मांगते रोता है तो आंसू बाद में गिरता है, लेकिन दुआ पहले कबूल हो जाती है। देखिए, दुआ की एक शर्त ये भी है कि इंसान के दिल में खौफ खुदा भी हो। जब इंसान के दिल में अल्लाह के खौफ से एक आंख में एक आंसू आ जाए और गिरकर गाल पर आ जाए तो चेहरे पर जहन्नुम की आग जो होती है वो हराम होती है। मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। देखते क्या है कि एक शख्स खुदा के खौफ से रो रहा है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान का हर अमल तोला जाएगा, लेकिन अल्लाह के खौफ से रोने वाला आंसू वो अमल है जो तोला नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के खौफ से निकला हुआ एक आंसू जहन्नुम की बड़ी से बड़ी आग को बुझा देगा। अब इस वक्त आपने अभी भी देखा, कुछ देर पहले की बात है, लाहौर में धमाका हो गया। आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात, कहीं कहीं लगता है हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं, हमारे भाई महफूज नहीं। इन हालात में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने शहर अपने देश के लिए दुआ करना भी ज़रूरी है। देखिए, दुआ वो सबसे ज़्यादा कबूल होती है जब हम अपने से ज़्यादा जब पहले दूसरों के लिए दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अपने किसी दोस्त के लिए गायबाना दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके सर के पास एक फ़रिश्ता खड़ा कर देता है और फ़रिश्ता कहता है कि जो कुछ तूने अपने भाई के लिए मांगा तेरे लिए भी वही कुछ है। देखिए, आजकल एक अफरा तफरी है, इतना मुबारक महीना हम पर साया फिगन है। दरअसल किरण, हमने मोबाइल से दोस्तियाँ कर ली हैं, हमने नेट से दोस्तियाँ कर ली हैं। मैं ख़ुद उस्ताद हूँ। अगर आज भी हम अपने ज़िक्र को अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र से अपने क़ल्ब को मुनव्वर कर लें तो यकीन करें हम रिश्तों की पहचान करना भी सीख जाएं, हम रिश्तों का तक़द्दुस करना भी सीख जाएं। और आज देखिए, लाहौर में जो कुछ भी हुआ हैगा, हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मतलब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। जो लोग जाबाक हुए हैं ये भी परवरदिगार आलम के हुजूर हाफ़िज़ कर दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और इतना मुबारक महीना मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान जालिम हो या मज़लूम हो उसकी मदद की जाए। तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मज़लूम की मदद तो की जा सकती है, जालिम की मदद कैसे की जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जुल्म करने से बचा। तो हमें अल्लाह ये तौफीक अता फ़रमाए। ये भी दुआ करते हैं परवरदिगार कि अल्लाह हम किसी पर जुल्म ना करें, हमें
हिदायत दे और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब हमें ज़रा दुआ का करीना भी बता दीजिए, तरीक़ा भी बता दीजिए। मैं दुआ करूं तो पहले किसकी बात करूं और आखिर में किसकी बात? जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, जब हम इस्लाम की तारीख़ का मुताला करते हैं, तो अंबिया इकराम ने भी अपने रब के हुजूर हमेशा रो रो कर दुआ की। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगज़ीदा पैगम्बर गुजरे हैं और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रब के हुजूर रो रो कर दुआ करते थे और छुप छुप कर दुआ करते थे कि मेरे रब, मेरी उम्र तो 90 साल से ज़्यादा की हो गई है, बुढ़ापे के बाइस मेरी हड्डियाँ चटक गई हैं, मेरे जिस्म का कोई अज़ू काम नहीं करता, फिर भी तू मुझे बुढ़ापे में औलाद नरीना अता फरमा। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए ज़िक्रिया, हम तुझे बुढ़ापे में औलाद नरीना नबी बेटा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता करते हैं। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, रोते रहे और कहने लगे कि मेरे रब, मेरी उम्र तो 90 साल से ज़्यादा की हो गई है, बुढ़ापे के बाइस मेरी हड्डियाँ चटक गई हैं, मेरे जिस्म का कोई अज़ू काम नहीं करता, फिर भी तू मुझे बुढ़ापे में औलाद नरीना अता फरमा रहा है। तो देखिए, मैं बात आपकी सुनती हूँ। इस वक्त हमको दिखाना पड़ेगा IG पंजाब आरिफ नवाज साहब बात करें, ज़रा हम वो दिखा दें। सर दोबारा बता दें कि जिन नाज़रीन ने ज्वाइन किया कि यह क्या टारगेट पुलिस को किया गया है? बिल्कुल 100% पुलिस टारगेट थी, क्योंकि जाहिर है वो जिस साइड से आया है वहाँ पे वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था, लेकिन स्ट्रेट वे वो पुलिस की गाड़ी, चूँकि ये रूटीन में यहाँ ये हमारी जो QRF मौजूद होती है दाता साहब और इस एरिया की हिफाजत के लिए राउंड द क्लॉक, उसको ही आके उसने स्ट्रेट में टारगेट किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धमाके से 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। IG पंजाब बता रहे थे कि जो ये धमाका हुआ है इसमें टारगेट कोई और नहीं, कुछ और नहीं, पुलिस थी। पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं, 5 अफराद जाँ बहक हुए। इससे पहले हमारे पास ये खबर थी। बहरहाल यहाँ रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया है। वहीं के मनाजिर हैं जो हम समा के नाजरीन को दिखा रहे हैं, नया दिन के नाजरीन को दिखा रहे हैं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे दुआ की अहमियत की, और आप हमें वाक़या सुना रही थी। अहमियत तो बता दी थी ना, उसी के साथ जी आप ऑनियर हैं, आप बता दीजिए। जी, उसी के साथ मैं आ रही हूँ। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब, मैं तो 90 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ। तो दरबार इलाही से निदाई कि ए ज़िक्रिया, सूरज हमारे हुक्म से तुलू होता है और सूरज हमारे हुक्म से गुरूब होता है। हम ही पैदा करने वाले हैं, हम ही वफ़ात देने वाले हैं, हम ही दोबारा ज़िंदा उठाने वाले हैं, और हमारे हुक्म के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ से परवरदिगार आलम ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद नरीना नबी बेटा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता किया, जिस पर परवरदिगार आलम ने खुद सलाम भेजा कि सलाम हो तुम पर जब तुम दुनिया में तशरीफ़ लाओ, सलाम हो तुम पर जब तुम वफ़ात पाओ, और सलाम हो तुम पर जब तुम दोबारा ज़िंदा उठाए जाओ। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हर वक्त रोते रहते थे। देखिए, फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि मेरे रब, तूने मुझे नेक और साले बेटा अता फ़रमाया, तूने मुझे औलाद नरीना अता फ़रमाई, लेकिन मेरा बेटा तो हर वक्त रोता रहता है, जिससे मेरा दिल गमगीन और उदास रहता है। देखिए, फिर दरबार इलाही से निदाई कि ए ज़िक्रिया, तुम्ही ने तो हमसे दुआ की थी कि मेरे रब, तू मुझे नेक और साले बेटा अता फ़रमा, तू मुझे औलाद नरीना अता फ़रमा, और ऐसा बेटा अता फ़रमा जो मेरी याद में हर वक्त रोए। तो हर वक्त ये हमारी याद में रोता है, क़यामत के खौफ से रोता है, इस खौफ से रोता है कि ये दुनिया फ़ानी है और हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, देर तक रोते रहे हो, कहने लगे, बेशक मेरे रब, तू दिल से पुकारने वाले की पुकार और दिल से मांगने वाले की दुआओं को ज़रूर कबूल कर। दिल से दुआ जो मांगी जाए वो कबूल होती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। शुक्रिया। और ये वाकई दुआ करने का मौका हर मौका है, और ये तो दुआ करने ही का महीना है। दिल के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि कबूल तो ज़रूर, बिल्कुल कबूल तो ज़रूर होगी। और क्योंकि रमज़ान की बात हम करें, रमज़ान में दुआएँ ज़्यादा कबूल भी होती हैं, और रमज़ान ही से मुतालिक हमारा एक और मौजू आपके सामने रखेंगे, अमराज़ क़ल्ब।
गुर्दा या डायबिटीज, इसके मरीज डॉक्टर्स के मशवरे से बासानी रोजे रख सकते यानी हैं। वो स्किप ना करें रोजा। यस, वो स्किप ना करें। मरीजों को चाहिए कि वह रमज़ान का जब महीना शुरू हो रहा है तो उससे पहले ही अपने मौलिद से रुजू कर लें, उनसे मशवरा कर लें कि हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए। यानी दिल हार के ना बैठे, बात कर लें। बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड क्राइनोलॉजी के प्रोफेसर कहते हैं रोजे की हालत में आंख और कान में दवा डालना, खून के जरिए शुगर चेक करना, इंसुलिन इंजेक्ट करना या किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाना पड़ रहा हो, इस सब से कोई रोजा नहीं टूटता। घबराए नहीं। तो प्रोफेसर याकूब अहमदानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, वेलकम टू नया दिन। आपसे पहले भी हमारी इस सिलसिले में गुफ्तगू रही, तो क्योंकि अब रमज़ान दूसरा रोज़ा, तो हम चाह रहे हैं दोबारा से हम उसी मौजू पर बात करें। कौन कौन से मरज़ ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि लोगों को आगाही नहीं है और वो ये सोच कर रोज़ा छोड़ देते हैं कि क्योंकि मुझे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं शायद रोज़ा नहीं रख सकता? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, तो आपकी तवस्सुस से सामीन और नाज़रीन से बात हो रही है। तो बहुत सारे मरीज़ होते हैं, वो अपने तौर पर सोच लेते हैं कि हमारे लिए शायद रोज़ा रखना सही नहीं होगा और इसमें परेशानी हो जाएगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि मरीज़ जो है वो मुआलिज से अपने ज़रूर मिल लें, रमज़ान से पहले मिल लें, ताकि उनकी मर्ज़ की नौइयत को डॉक्टर बेहतर जानता है कि उनका मर्ज़ कैसा है। वो अगर गुर्दे के मरीज़ हैं या वो दिल के मरीज़ हैं या दीगर अमराज हैं जो उनको लाहक हैं, तो वो उनकी क्या सतह चल रही है और वो किस हैसियत पे हैं, तो ये मुआलिज ही बता सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं मुआलिज से मिलने। हर दिल का मरीज़ ऐसा नहीं है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रख सकते हैं रोज़ा। इसी तरह गुर्दे के भी सारे मरीज़ एक तरह के नहीं हैं, बल्कि ये मुआलिज इसका तयन करता है। वो जो मरज़ है वो तयन करेगा कि वो किस लेवल पर है, तो आपको रोज़ा रखना है। नहीं कि अगर 15 घंटे का रोज़ा और आपको दवाई का इस्तेमाल करना है, तो अगर तो मैनेज हो जाती है दवाई तो फिर तो सही है। लेकिन जो इंसुलिन का मामला है, इंसुलिन अगर लगानी पड़े तो रोज़े की हालत में लगा सकते हैं? हाँ जी, ये इसमें भी बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे वो पट्ठों में लग रहा हो, चाहे वो वरीदों में लग रहा हो, इंट्रावीनस जिसको कहते हैं, सबक्यूटेनियस लग रहा हो, किसी भी तौर पे हो, तो वो लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ये हमने मुफ्ती हजरात से पूछा हुआ है। तो इंसुलिन का जो भी मामला है वो भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगा सकते, बल्कि इंसुलिन का इंजेक्शन भी लग सकता है और उससे कोई रोज़े में फ़र्क नहीं आता। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्या रोज़ा मुआविन होता है शुगर को मैनेज करने में या गुर्दे की बीमारी से जीतने में, उसको मैनेज करने में, क्या ऐसा है? देखिए, शुगर की बीमारी जो है वो मेरे ख़्याल से सारा मसला शुगर के मरीज़ों को जो होता है वो डिसिप्लिन के ना होने का होता है। जो डिसिप्लिन नहीं होता खाने में, वक्त की पाबंदी करने में, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज का क्या मामूल होगा, वक्त टाइम कीपिंग नहीं होती। तो ये सारा डिसिप्लिन जो है, ये रोज़ा जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी डिसिप्लिन पैदा करता है। यानी हमें ये इसकी एक मश्क हो जाती है रोज़ों में। 30 दिन आदमी रोज़ा रखता है तो उसको क्या चीज़ खानी है, अब यानी इफ्तार से पहले वो नहीं खाता, रुका रहता है पूरा महीना। वो इफ्तार के वक्त ही खाता है या सहर के वक्त खाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में खा रहा हो। आम दिनों में तो आदमी जब जो चीज़ सामने आ गई वो कहता है मेरे सामने आ गई थी, मैंने खा ली। तो उसमें ये कंट्रोल और बर्दाश्त करने का जो महीना है ये, तो इसमें आदमी अपनी आप पे कंट्रोल करता है कि सब कुछ होते हुए भी नहीं खाता। तो ये एक बहुत बड़ी यानी हमारे लिए मौका होता है कि हम इसकी आदत बना लें कि हर वो चीज़ जो सामने आ जाए उसको नहीं खाना है, बल्कि जो है जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो शुगर के मरीज़ों को ग़िज़ा खानी चाहिए वो खाएं। सही। तो ये इसकी मश्क का बहुत अच्छा मौका है। वज़न के एतबार से भी हमारे अक्सर मरीज़ों के वज़न, शुगर के जो मरीज़ होते हैं वज़न ज़्यादा होते हैं। रमज़ान बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने वज़न कम कर सकते हैं। और हमने ये स्टडी भी की जिसमें हमने ये देखा, जिन लोगों ने ग़िज़ाई यानी पाबंदी की जैसे बताई जाती है, और पाबंदियाँ हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, लोगों का ख्याल होता है कि हम सब चीज़ें बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हर चीज़ की एक मिक़दार का ख्याल रखना है, एतदाल का लिहाज रखना है। तो अगर वो उसके साथ खाएँ तो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खा भी सकते हैं। और उनसे अब जिन्होंने हमारी स्टडी के मुताबिक जिन्होंने डाइट को फॉलो किया उनकी वज़न सिग्निफिकेंटली कम हो गए, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनके सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। तो हम ये कहते हैं कि फास्ट करें, फीस्ट ना करें, यानी दावतें ना उड़ाएं।
खाना एक मुनासिब ग़िज़ा खानी है उनको। नहीं, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है ना। आपके एतदाल से क्या मुराद है? इसमें फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं है, इसमें एक भी पकौड़ा नहीं है। नहीं देखें, ये तो बहुत ज़्यादती होगी कि हम सब कुछ बिल्कुल ही बंद कर दें और उसको कहें कि कोने पे जाके बैठ जाओ और जाके तुम अलग खाओ, हम अलग खाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो एक मुनासिब ग़िज़ा जो सबके लिए हेल्दी ग़िज़ा कहलाई जाती है, वो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी है। सही। तो इसमें एक दो पकौड़े खाने से इतना मसला नहीं है। असल जो है मसला वो क्वांटिटी कितना ले रहा है, यानी जो भी चीज़ खा रहे हैं उसकी मिकदार कितनी है। अब शरबत वगैरह ये तो ज़ाहिर है कि हम शुगर के मरीज़ों को मना करते हैं कि मीठे मशरूबात ये उनकी शुगर को एकदम से बढ़ा दें। एग्जैक्टली, शुगर फ्री आप पी लें। शुगर फ्री भी हम ज़्यादा जो हाँ बाज़ारों में जो आम डाइट शरबत कहलाते हैं वो भी सही नहीं होते। इसके मुतबादिल हम उनको लस्सी के बारे में कहते हैं, उनको नींबू पानी के बारे में कहते हैं, उनको कहते हैं सत्तू पी लें, शेक बना के पी लें। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खा सकते हो बस फाका करेंगे, ऐसा नहीं। ओके, मुझे ये बताएं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो ड्यूरिंग फास्टिंग कितनी बार अपनी शुगर चेक करें और क्या वो फिगर है, क्या वो लेवल है शुगर का जब आपको ये सोचना चाहिए कि यार अब मामला गड़बड़ हो सकता है? जी, बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि इसमें बाज़ मरतबा लोग चेक नहीं करते अपनी शुगर और इसी ख्याल से कि चेक करने से शायद रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ये भी पूछी हुई बात है मुफ्ती हजरात से कि चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। तो चेक करना चाहिए, बल्कि शुरू के रोज़ों में ज़रा ज़्यादा चेक करें ताकि अंदाज़ा रहे कि दिन में शुगर कितनी रहती है और रात में शुगर कितनी रहती है। तो हम ये कहते हैं सहरी के 2-3 घंटे बाद कर लें, कुछ मिड डे पे कर लें, यानी रोज़ा जब आधा हो गया ज़ोहर के करीब कर लें, कुछ इफ्तार से पहले चेक कर लें। ये 2-3 मरतबा दिन में हो गया। रात में इफ्तार के 2-3 घंटे बाद कर लें और सहर से पहले कर लें। तो हमें रात का भी अंदाज़ा हो जाए कि शुगर कितनी चल रही है और दिन में भी अंदाज़ा रहे कि शुगर कितनी चल रही है। और ख़ास तौर पे अगर कोई इतनी मरतबा चेक नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो कर ले कि जब शुगर लो होने की अलामात हों, मसलन दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे, पसीने आने लगे, ठंडे कप-कपाने लगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएं, तो ये शुगर लो होने की अलामत है। उस वक्त तो फ़ौरन चेक करें। और क्या फिगर? और अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गई तो रोज़ा खोल लेना चाहिए, इसलिए कि उससे मज़ीद अगर गिर गई तो फिर बेहोशी का भी। ये 70 की जो फिगर है ये बहुत ये सारे मुआलिजीन जो इतने भी डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के, वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि 70 से कम अगर हो जाए तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। सही, तो ये मामला है। और अगर शुगर लेवल बढ़ जाए ये भी तो हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है कि शुगर लेवल बढ़ जाए। तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर अलामात हो रही हैं, 300 से ज़ायद शुगर हो गई और अलामात भी हो रही हैं, यानी बाज़ लोगों को इसमें उल्टियाँ होने लगती हैं, बाज़ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, बाज़ लोग बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ अलामात हो रही तो फिर तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। लेकिन अगर इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मुआलिज के मशवरे से इंसुलिन अगर रोज़े की हालत में भी लगा ली जाए, लेकिन मशवरे से, ऐसा नहीं कि ख़ुद से लगा ली, तो उसका मशवरे के साथ अगर करें तो लगाई जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है मसला। अच्छा, लंबे रोज़े, इसका मतलब ये हुआ कि जो सहर और अफ्तार के दरमियान का वक्त है वो कम से कम हो गया, इसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि इसमें सोना भी है, इसमें जो पानी की थोड़ी सी कमी हो गई है उसको भी पूरा करना है, कैसे कर पाएगा कोई भी शख्स? बस यही वो जो टाइम मैनेजमेंट वाले वर्कशॉप्स करवाते हैं और टाइम मैनेजमेंट ये है, ये तो रमज़ान में इससे अच्छी टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता जो रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें हर चीज़ को नाप तोल के करना है, वक्त पे करना है। अब हमारे पास 8-9 घंटे हैं जो खाने पीने के हैं, तो उसमें तकसीम करके खाएं। शुगर वाले मरीज़ों को तो हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि एक साथ सारा ना खा लें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 8-9 घंटे में तकसीम करके खाएं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इनकी शुगर को मतलब एतदाल में रहेगी। और जो है पानी का इस्तेमाल भी हम कहते हैं कि वक्फे वक्फे से सहर और इफ्तार के दरमियान करें। एकदम से सारा पानी, जैसे इफ्तार के वक्त बहुत सारा घटाघट लोग पी लेते हैं, उस वक्त फिर तबीयत इतनी बोझल हो जाती है, फिर खाने के काबिल नहीं। इफ्तार के बाद जो 2-2.5 घंटे को सो गया वो तो गया काम से, फिर तो नहीं हो सकता। जी, तो आराम का भी उसको टाइम मैनेजमेंट ये भी करनी होगी कि आराम उसको किस वक्त करना है। तो आराम का मौका दिन के अंदर निकालें, रात में भी मौका कुछ ना कुछ आराम का निकाल लें, ताकि नींद की जो 5-6 घंटे तो कम से कम एक हेल्दी आदमी को 6 घंटे तो सोना चाहिए, तो 6 घंटे तो निकाल ही लेने चाहिए किसी तरीके से। और दोपहर का सोना भी बहुत मुफीद होता है इसके लिए।
और रात में भी जितना मौका थोड़ा बहुत निकाल लें कि नींद हमारी पूरी हो जाए। पानी का इस्तेमाल भी इस तरह रखें तो अपना पूरी लाइफस्टाइल जो है रमज़ान में चेंज होता है कि उसके लिहाज से फिर आदमी की टाइम कीपिंग करे। और ये वाले बहाने नहीं चलेंगे कि हम ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, 1 घंटा ऊपर वहाँ पर लग गया हमारा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, हमको खुद चॉइस करनी पड़ेगी। जी ये तो जाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक में आप फंस गए तो फंस गए, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ओके, और सर मुझे बताइएगा एक फैमिली केयर विद रिस्पेक्ट टू डायबिटिक पेशेंट, एक शख्स जिसने नैप लिया यानी अफ्तार से कुछ देर पहले, तो ऐसा मुमकिन है कि उसकी शुगर लो हो जाए, उसे मालूम ना हो, तो फिर ज़ाहिर है फैमिली को देखना होगा। हाँ देखिए, सोने से तो शुगर लो नहीं होती। हाँ जो दवाएं रूटीन में अगर लो हो रही हो, अगर लो हो रही है तो सोने से बज़ाहिर तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर किसी की लो चल रही थी और वो सो गया तो वो फिर मसला हो सकता है। तो इसलिए यानी ये नहीं मैं कह रहा कि हर मरतबा सोने से पहले चेक करें, ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर किसी को ऐसी अलामात हो रही हैं कि उसकी शुगर लो साइड पे है तो वो फिर चेक कर लें, और अगर 70 से कम है तो रोज़ा खोल लें, और अगर 70 से ऊपर है, 100 है, 110 है, तो बहरहाल अपने घर वालों को ये मुतले कर दे कि ये मेरी शुगर इस वक्त ये आ रही है। सही, तो ये 70 की फिगर आपने हमें दी थी दोबारा कि अगर 70 आ रही है फिगर तो फिर आप रोज़ा खोल लें। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ आप मौजूद थे। जिस तरह आपने बताया कि इंजेक्शंस लगाने से या इंसुलिन का इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता, बस मौलिद से आपने मशवरा करना है रमज़ान से पहले। अगर अभी नहीं किया अब कर लीजिए, अभी तो दूसरा रोज़ा है आज। दूसरा रोज़ा है आज। डाइट का तो ख्याल रखना है, साथ के साथ स्किन का ख्याल भी रखना है भाई, ये भी तो बहुत ज़रूरी है, वरना ईद पर अच्छे कैसे लगेंगे। गर्मी है, धूप है, रोज़े की हालत है। अगर आपको लगता है कि जिल्द बेजान हो सकती है तो भाई हो सकती है, जिस्म को ज़रूरी विटामिन नहीं मिल रहे, नमकियात नहीं मिल रहे, इसकी कमी हो गई है, स्किन के ऊपर इफेक्ट तो आएगा। माह रमज़ान में अपनी स्किन का, अपनी जिल्द का ख्याल रखना, इसको तरोताज़ा रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी तो होता है, तवज्जो तलब भी होता है। मैं पूछने लगा था किरण, वैसे अगर वो अहमदानी साहब होते हैं कि अगर खीरा रख लें काट के आंख के ऊपर तो स्किन तो फ्रेश रहेगी, उससे रोज़े को तो मसला नहीं होगा। काफ़ी लगता है मुझे। चले एनीवेज, हमें ज्वाइन करें डॉक्टर ज़फ़र, ही इज अ स्किन स्पेशलिस्ट। वेलकम टू नया दिन सर। अब रमज़ान है, एक तो गर्मी का मौसम है, बाहर भी निकलना है, पानी का इस्तेमाल कम है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो फिर कैसे केयर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए रमज़ान में हम लोगों को ख़ास तौर पे गर्मियों में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो उसमें आपकी स्किन जो काफ़ी डल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्टी होगी और बड़ी थिक हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये है कि सहरी और अफ्तार के बीच में तकरीबन आप डिफरेंट टाइम्स में 8 गिलास पानी की पिएँ। ओके। तो उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी। और उस दौरान क्योंकि आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन भी अपनी बॉडी पे लगाते रहें एटलीस्ट 2 दफ़ा। सही। और साथ साथ में ये भी करना है कि जब आपका एक्सपोजर सनलाइट में हो रहा है, धूप में हो रहा है, तो सन स्क्रीन ज़रूर लगाएं जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर एटलीस्ट 50 हो। एटलीस्ट 50 हो। उस पर PSF लिखा, SPF लिखा होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो वो जो है 50 होना चाहिए। अच्छा, ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप कौन सा सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। अगर गर्मियां हैं तो अगर आप ऑयली बेस लगाएंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा मतलब कि चिपचिपी सी हो जाएगी। तो वाटर बेस लगानी चाहिए ख़ास तौर पे इस गर्मियों में, तो आपकी स्किन काफ़ी स्किन प्रोटेक्शन भी हो जाती है। स्किन प्रोटेक्शन भी होगी और प्री मैच्योर एजिंग, जो वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ती हैं, वो भी नहीं होंगी। अच्छा। और क्योंकि डाइट में आपको इस किस्म के फूड्स लेने हैं जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, तो जिसमें विटामिन ए के फूड्स, जिसको हम कैरेट्स कहते हैं, उसके आप जूसेस पिएँ, और जो है मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स आप लें ज़्यादा, और विटामिन, उससे आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो विटामिन स्किन के लिए विटामिन सी सुनते हैं, लेकिन ये विटामिन ए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। डिहाइड्रेशन नहीं होगी, इसका डायरेक्ट लिंक आपकी स्किन से एग्जैक्टली इस तरह है। और विटामिन सी भी बेहतर है, विटामिन बी भी है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ओके। और जैसे विटामिन बी है, सोर्स ऑफ विटामिन बी क्या है? हाँ यस, उसमें आप मीट है, जैसे आप चिकन ले लें, फ़िश ले लें, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें साथ लेते रहेंगे तो आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहेगी और अच्छी रहेगी। और आपकी नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए, वरना अगर प्रॉपर नींद नहीं होगी रमज़ानों में तो आपके डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़ हो सकते हैं। कितने घंटे? वैसे तो कहा जाता है 6, मगर बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट आई वुड से कि कम 8 घंटे आपकी नींद हो,
तो चाहे 2 इंटरवल्स में हो जाए। हाँ, ये भी ज़्यादा बेहतर है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। लगातार 8 घंटे बहुत मुश्किल है। और जिस तरह आपने ये कहा SPF 50 होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। ये विद रिस्पेक्ट टू एशियन स्किन है, यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके मुताबिक है ये, और दूसरा कि अगर ऑयली स्किन है तो भी यही सब कुछ करना है, मॉइस्चराइजर भी लगाना है और यही लगाना है सन ब्लॉक? अच्छा देखें, बात ये होती है कि हम जैसे कहते हैं भाई गर्मियों की धूप या सर्दियों की, असल में क्या होता है UVA जो होती है वो सुबह 11 से लेकर शाम 4 तक, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे गर्मियों की हो, उसमें UVA जो होती है वो आपकी स्किन को डैमेज करेगी। वो उसमें रिंकल, अगर आप देखें कि देहात में अगर आप जाते हैं तो लोगों की स्किन में काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर सनलाइट में ज़्यादा होता है। तो इसमें यह है कि वो ये नहीं कहा जाए कि भाई सर्दियों की धूप है या गर्मियों की धूप है, बल्कि कहते हैं कि अगर आप सी साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा धूप लगी, क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो वहाँ पर आप ज़्यादा सन ब्लॉक लगाएं, सन स्क्रीन लगाएं। तो वो सन स्क्रीन ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई स्किन ख़राब हो या ना हो, वो ही मस्ट अप्लाई सन ब्लॉक। और बच्चा 1 दिन से लेकर 80 साल का बंदा लगाता है। और इतना लगाएं कि नज़र भी आए या वो जज्ब हो जाए? ये सवाल मैं हर दफ़ा पूछता हूँ वैसे स्किन स्पेशलिस्ट से, कि कुछ लोग लगाते हैं स्पेशली इस एरिया में और बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इससे क्या होता है? नहीं देखें, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, मगर वो क्योंकि इट डजंट लुक गुड कि हर कोई देखेगा, हाँ सेल्फी अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए कि आप इस किस्म की लगाएं कि वो आपको नज़र ना आए, मगर उसकी सन प्रोटेक्शन फैक्टर मोर देन 50 हो। अक्सर ब्रांडेड पे लिखी हुई होती है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर ये मोर देन 50 नहीं है तो इससे क्या स्किन को नुकसान भी हो सकता है, या ये बस प्रोटेक्शन कम हो जाएगी, ऐसा हो जाता है? नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, मगर आपकी जो है ना प्रॉपर आपकी वो मतलब कि आपकी स्किन को वो सेफ नहीं कर सकेगी, तो इसलिए बेहतर है कि एटलीस्ट 50 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नुकसान पहुंचाता है किसी भी चीज़ का, सनस्क्रीन में, सन ब्लॉक में ये बात नहीं आती? नहीं, ऐसी नहीं होती, जितनी भी आप कर सकते हैं तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है सन ब्लॉक में। ओके, अब ये भी कहा जाता है कि क्योंकि स्टमक का बड़ा डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी स्किन के साथ, जो आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। तो ये तली हुई चीज़ें हम खाएंगे रमज़ान में और ढेर सारी खाएंगे, बेशक हम सोच लेंगे अब सिर्फ एक पकौड़ा एक समोसा ही खाना है, बट लोग खाएंगे, तो उससे जो इम्पैक्ट आएगा स्किन पर, उससे फिर कैसे बचें? सिर्फ विद यूज़ ऑफ वाटर? नहीं, बात यह है कि आप जैसे तली हुई चीज़ें खाएंगे तो वो एक तो आपका GIT जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो ख़राब होगा, वो दूसरा ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से, क्योंकि वो डायूरेटिक्स हैं, अगर वो आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी जो आप पानी इनटेक आपको हो रहा है वो ज़्यादा आउटटेक हो जाएगा, इसलिए। और जो आप ऑयली चीज़ें खाएंगे वो सारा पानी आपका एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके स्टमक में नहीं जाएगा, तो इसलिए फिर आपका हाजमा बेहतर नहीं होगा, आपकी स्किन में प्रॉपर्ली पानी नहीं जाएगा, तो आपकी स्किन डैमेज होगी इस तरीके से। और इसमें भी ज़्यादा परेशानी ऑयली स्किन वालों के लिए है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑयली मतलब अगर देखा, लोग कहते हैं ऑयली स्किन ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आपकी रिंकल्स कम पड़ते हैं, जिसकी ड्राई होगी उसको मॉइस्चराइजिंग लोशन ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, मगर उसमें यह है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उसको फिर मतलब एक्नी, गर्मियों में कील माह से ज़्यादा निकलेंगे, तो उसके हिसाब से उनको फिर इस किस्म के सोप्स और मतलब कि क्रीम्स यूज़ करनी पड़ती, जिससे उनका ऑयल कम हो। और ख़ास तौर पे जैसे अब रमज़ान है तो इसमें हमें कोई हार्श सोप्स यूज़ नहीं करने चाहिए, मॉडरेट सोप जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। नॉन मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, ये अच्छे हैं स्किन के लिए अगर ऑयली स्किन है तो? नहीं, वो अगेन मतलब इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगेन इट डिपेंड्स कि वो उसकी स्किन कैसी है, मगर और ख़ास तौर पे इस तरह रमज़ानों में मतलब कि कोई इस किस्म का मेकअप जो होता है थिक मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन डैमेज होगी। तो इस मौसम में ख़ास तौर पे रमज़ानों में और रोज़े में आपको बेबी क्रीम्स होती हैं, इस किस्म की क्रीम, सॉफ्ट मेकअप्स यूज़ करने चाहिए, तो जैसे आपकी स्किन फ्रेश और ग्लो करेगी। अच्छा, स्पेशली गर्मियों में किरण हम देखते हैं, कल मैंने सॉरी किरण बात अभी कट रही है, कल मेरी बेटी वो और काफ़ी देर ना पानी में बैठी रही, क्योंकि वो उसे था कि मैं एंजॉय कर लूँ, तो ये इससे बच्चों की स्किन पर कुछ मसला होता है कि बहुत देर तक वो एक छोटे से पूल में बैठे रहें? नहीं, बल्कि वो तो अच्छा है। पानी में बच्चा अगर बैठेगा या बड़ा बैठेगा तो आपकी स्किन को पानी मतलब कि वाटर मिलता रहेगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, क्योंकि आपको जैसे हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी का 70% हमारी बॉडी की जो होती है वो स्किन होती है, और उसमें अगर उसका पानी की कमी हो जाए तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। और क्योंकि जब अगर आप देखें कोई बर्न्स के लोग होते हैं तो अक्सर उनकी मतलब जल्दी डेथ हो जाती है, मोर देन 70% बर्न हो, तो क्योंकि स्किन ऐसी होती है कि आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइसिस मेंटेन कर रही है, तो जब वो नहीं होगी तो अच्छा खासा बंदा उसकी जल्दी से डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपके पानी जो है ना वो इट्स अ लाइफ, ख़ास तौर पर स्किन के लिए और इंसान के लिए।
सही सही सही। आप पूछना चाह रही हैं किरण? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, अब आपने ऑयली स्किन के बारे में भी बता दिया, ये जो ऑयली और नॉर्मल स्किन का कॉम्बिनेशन होता है, ऑयली नॉर्मल ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन होता है, टी एरिया उनका बिल्कुल पकौड़ा बना हुआ है, पूरी बना हुआ है, बाकी सब जगह बुरा हाल है, क्या करें वो लोग कहाँ जाए? नहीं देखें, अगेन ये भी देखें, मतलब अब जैसे अगर आप कहती हैं तो वो एक एज फैक्टर होता है। अगर एक नहीं, एक ख़ास एज में निकलेगी, बच्चों में नहीं निकलेगी, बड़ी एज में नहीं निकलेगी, तो उसके लिए फिर वो किसी ख़ास फिजिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उनको वो उसी हिसाब से उनकी सन ब्लॉक, फेस वॉश, सोप्स, क्रीम्स उनके लिए वो बताएगा अपने हिसाब से। मेडिकेशन इट्स नॉट ए गुड। ख़ास तौर पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, वो इस किस्म की स्टीरॉइड्स क्रीम्स चेहरे पे लगाते हैं, जिसमें वो मिक्स करके लगाते हैं, भाई रंग गोरा हो, ये हो, हालांकि वो आपकी स्किन के बाद में जो है ना एक्नी बनेगी, चेहरे पे बाल आ जाएंगे। अब एक स्टीरॉइड क्रीम आती है जो अगर कहें तो उसका मैं नाम लूँ, हाँ, तो उससे अक्सर ये होता है कि वो लोग हम उस चीज़ में मरीज़ों को देते हैं कि जिनके चेहरे के बाल उड़ जाएं, एलोपेशिया हो जाए, तो वो लोग क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं गोरे करने की। तो मैं अक्सर उनसे यही कहता हूँ, अगर गोरे करने की क्रीमें होती तो ओबामा सदर भी गोरा होता, वो काला नहीं होता। तो इस किस्म की कोई क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि आदमी लगाए उसकी स्किन अच्छी हो, और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होनी चाहिए, यही आपकी। और ये क्यों है स्किन वाइट? तो ये जो पिगमेंट है ये तो बड़ा अच्छा है, मेलानिन पिगमेंट, ये तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। बल्कि जो गोरे हैं वो तो स्पेशली इंजेक्शन लगा के गोरे होने का खप, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, वो इस तरह है कि देखें, वो मतलब जो उसमें विटामिन सी और ग्लूटाथियोन होता है। क्या होता है कि हमारी स्किन में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जिनमें मेलानिन होती है। वो ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का रोल किया कि जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको कम करता है, तो आपकी स्किन ग्लो करती है। इससे सिर्फ स्किन तो ग्लो होती है, बट मेलानिन वो आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, isn't it? इसका मतलब है जो रंग गोरा करने वाला एक मामला है, इंजेक्शन के थ्रू करें या क्रीम लगाएं, या ये ख़राब करेगा स्किन को? नहीं देखें, अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, वो चाहते हैं कि भाई उनकी स्किन ग्लो करे, तो वो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, मगर क्योंकि सन ब्लॉक आपके पास है। मगर अगर आप चाहें कि बिल्कुल आप सन ब्लॉक भी ना लगाएं, आप ये भी ना करें, आप गोरे हों, तो वो फिर आपको अगेन वो आपके लिए हार्मफुल है। और ये इंजेक्शंस कहीं ना कहीं तो नुकसानदेह होंगे। देखें, अभी तक तो ये एज ए मतलब कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे FDA अप्रूव्ड आते हैं, और इसका न सिर्फ आपकी स्किन अच्छी करता है बल्कि आपकी हार्ट के लिए भी अच्छी है, आपकी किडनी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी किडनी में जो उसको भी फ़िल्टर करता है, क्योंकि उसमें भी टॉक्सिन्स होते हैं, उसको भी निकालता है। और आपकी हार्ट के लिए इसलिए अच्छा है कि जिनको मतलब हार्ट अटैक्स या ये होते हैं तो उसमें एथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी आपकी आर्टरीज थिक हो जाती हैं, तो उसके अंदर से उसको भी फ़िल्टर करता है, उसको भी क्लीन करता है। ओके जी। और अब मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स क्रीम का इस्तेमाल नहीं करे, यानी सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल नहीं करा, वो निकला है बाहर, चलें कराची की बात कर लेते हैं और यहाँ का मौसम भी ऐसा है, और सन बर्न हो गया है उसको, अब वो क्या करे? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली जो बंदा सन ब्लॉक लगाता है, एक दफ़ा लगा लिया फिर छोड़ देता है, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो मेडिकेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हर 2 घंटे के बाद आपको सन ब्लॉक लगाना चाहिए, एवरी 2 आवर्स। तो उससे आपकी स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन रहेगी। अगर आप मतलब कि काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं तो आपकी स्किन में कोई मतलब कि रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। सही। और दूसरा आपने कहा कि सनबर्न, तो सनबर्न के देखें उसकी टाइप्स होती हैं। अगर जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होगा उसको सनबर्न नहीं होगा, और जो टाइप 1 स्किन जो होती है उसमें आपको जल्दी सनबर्न होगा। ये चीज़ें होती हैं। यानी वो जो हाफ स्लीव शर्ट पहन के अगर हम चले जाएं बाहर, तो आपके साथ यूं करें तो यहाँ से गोरे निकलेंगे और यहाँ से हम काले हो जाएंगे। इस तरह होता है। तो वो फिर नहीं, वो करें क्या? वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें या कि वो उसे खुद ही छोड़ दें कि वो खुद ही नई स्किन ग्रो कर जाएगी? और नई स्किन कितने अरसे में ग्रो करती है? देखें, अगर वो कंटिन्यूस उसका एक्सपोजर रहेगा तो फिर उसकी स्किन वो परमानेंट हो जाती है। क्योंकि वो मेलानोसाइट सेल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो स्किन परमानेंट हो जाती है। तो बेहतर ये कि फुल शर्ट्स पहने, अपने आप को सन प्रोटेक्ट करे, सन ब्लॉक लगाए, सन स्क्रीन लगाए, और इस किस्म के हेड पहने कि आपको उसका एक्सपोजर सनलाइट में ना हो, तो वो बेहतर रहेगा। अगर करता रहेगा तो डेफिनेटली उसकी स्किन फिर वो परमानेंट पक्की हो जाएगी। तो पहली कोशिश तो आप ये करें कि सूरत से आप बचें। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ, बिल्कुल क्विकली हमें बताइएगा कोई 3-4 बातें इन 10 रोज़ों के लिए कि हम सारे के सारे लोग करें और हमारी स्किन बिल्कुल बेहतरीन रहे। ठीक है, एक तो आप सबसे पहली बात ये कि आपको 8 गिलास पानी की पीने हैं, सहर से लेके अफ्तार से लेके सहर तक। स्लोली एक टाइम ना पिए, आस्ता आस्ता पीते रहें, मगर 8 गिलास पानी की 9 घंटों में 8 गिलास पानी पीना है, शुएब याद रखिएगा। जी, एक घंटे में आप पी सकते हैं 1 गिलास। हाँ,
अच्छा, दूसरा ये कि आपकी कम से कम 8 घंटे नींद होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, और आप सिर्फ एक चीज़ ना खाएंगे, भाई मैं सिर्फ लस्सी पी रहा हूँ तो दही खा रहा हूँ, वो ना करें। आपको सारे सीज़न के फ्रूट्स खाने हैं, और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लेनी हैं। आपको नट्स भी लेने हैं, कैशू भी लेने हैं, बादाम भी लेने हैं। वो भी आपकी जो है, अब उसके लिए आपको वो गुड, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इसके फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो भी आपको लेने हैं, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और पानी ज़्यादा पिएं, ये आप करें। यानी सिंपल हो गया, 8 गिलास पानी, 8 घंटे नींद, और 50 का मतलब है SPF 50 से ज़्यादा का अगर वो 8-50 लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, डॉक्टर जफर साहब मौजूद थे और आपने टिप्स दे दिए, तो प्लीज़ फॉलो करें। 8 गिलास पानी पिए, 8 घंटे नींद लें। और खबर भी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और इसमें लाहौर बम धमाके के शुहदा के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। इसी बारे में बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, अहम मौका था और इस अफसोसनाक वाक़े का तज़किरा भी हुआ, दुआ भी की गई। बिल्कुल किरण, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ तो अरकान ने खड़े होकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इजलास के आगाज़ में लाहौर बम धमाके में जो शहीद हुए हैं अफराद, उनके लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर धमाके पर तशवीश का भी इजहार किया। आज इस पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मकसद मुल्क में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तमाम अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इत्तेहादी हैं, उनको एतमाद में लेना है। वज़ीर आज़म अरकान को बजट से मुतालिक भी इस इजलास में आज ब्रीफ करेंगे। PTI अरकान पार्लियामेंट समेत इत्तेहादी भी इस इजलास में, उनको इसलिए बुलाया गया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौजूदा बजट और माशी सूरत हाल और नई काबीना और नई जो इंडक्शन हुई है उस पर वज़ीर आज़म तमाम अरकान को आज इस इजलास में एतमाद में ले रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से इमरान खान खिताब करेंगे, जिसके बाद ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म आज कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपने सिलसिले में अपडेट किया। अब जरा बात करेंगे मुल्तान की, जहां बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर होने वाली मस्जिद 150 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस मस्जिद की खूबसूरती आला नमूना है। अमजद मलिक ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाएंगे। ब्लू पोटरी और दिलकश काशीगरी, बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर होने वाली मुल्तान की मस्जिद खुदक्का खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखती। मस्जिद के मेहराब और दीवारों पर कुरानी आयात की नक्काशी देखने वालों को अपने हुस्न में जकड़ लेती है। कारीगरों की अजमत को सलाम करता हूँ जो इतनी मेहनत और जफाकशी से मस्जिद बनाई और बड़ी सफाई से इसमें सारा काम किया है। और इसके अंदर जो है फारसी में अशार लिखे हुए हैं और कुरानी आयत लिखी हुई है। 3 गुंबद 2 मीनार वाले फन तामीर के इस शाहकार को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ दूर दराज से लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये 150 साल जैसे पहले बनी थी, इसी हाल में ये अभी भी मौजूद है। मस्जिद खुदक्का का तर्ज तामीर और दिलकश कुंदाकारी इसे दूसरी मसाजिद से मुनफरिद बनाती है। 150 साल पहले तामीर होने वाली खुदक्का मस्जिद मुल्तानी सकाफत का शाहकार होने के साथ अजीम तारीखी विरसा भी है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। अभी लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, दोबारा हाजिर होंगे नया दिन के अगले घंटे के साथ, यानी अहम मौज़ूआत के साथ। नया दिन में खुश आमदीद। अब बात करेंगे कराची के एक बड़े मसले की, ट्रैफिक जैम की, कानूनी चार्ज पार्किंग की, और इस सब की वजह से जो शहरी हैं वो बहुत परेशान होते जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले अब इस वक्त इसी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम इसको लिंक कर रहे हैं किस तरीके से ये जो पार्किंग है या पार्किंग माफिया अगर है, या जो चार्ज पार्किंग के नाम पर गाड़ियां पार्क कराई जाती हैं, बाइक्स पार्क कराई जाती हैं, उसकी वजह से जो ट्रैफिक का मसला होता है और शहरी परेशान होते हैं क्योंकि सड़कें सुकड़ जाती हैं, जो रास्ता है वो बड़ा कम हो जाता है, गुजरना महाल हो जाता है, एक ही गाड़ी गुजर सकती है बड़ी मुश्किल से। और क्योंकि कराची में कई जगह पर खुदाई भी हुई है, इसलिए अगर ये खुदाई का मामला हो, फिर साथ में आपने चार्ज पार्किंग का मसला देख लिया और फिर ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम होता है कैसे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो देखिए। शॉपिंग सेंटर्स, पार्क्स या कोई भी शाहरा, कभी चार्ज पार्किंग तो कभी नाकिस कंट्रोलिंग सिस्टम। कराची में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या सिटी गवर्नमेंट खुद ट्रैफिक जाम कराती है, क्योंकि जहनी खौफ का बाइस बनने वाली ये दुश्वारी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के बाइस पेश आती है। कुछ ऐसा ही गुज़िश्ता चंद रोज में देखने में आया, जहां एम ए जिना रोड हो या यूनिवर्सिटी रोड, शहर की बेशतर शाहराहें सख्त ट्रैफिक जाम की लपेट में रहीं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आए। और ट्रैफिक का अहम मामला है, अहम मसला, इस पर बात करेंगे। जावेद मेहर साहब, आप DIG ट्रैफिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे, आए रोज ट्रैफिक जाम मुख्तलिफ शाहराहों की हम बात करते हैं। सर कराची के शहरों के लिए कोई अच्छी खबर है कि ये ट्रैफिक का जो मसला है, यानी ट्रैफिक जैम का जो मसला है, इससे निजात मिल पाएगी कराची के शहरियों को? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग इन योर शो। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वजाहत करूं कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक है ट्रैफिक जैम और एक है ट्रैफिक का फ़्लो। सही। हमें इस दोनों चीज़ों के दरमियान थोड़ी तफरीक करनी चाहिए। ट्रैफिक जैम तो हम उस सूरत हाल को कहते हैं जब हम देखें कि तमाम गाड़ियाँ एक लाइन में रुकी हुई हैं और ना आपको वहाँ पे कोई ट्रैफिक एहलकार नज़र आ रहा है और ना कोई ट्रैफिक मूव करती नज़र आई है। उस सूरत हाल को आप कहते हैं कि जब कोई रिस्पॉन्स ना हो और ट्रैफिक जैम है, तो उसको आप कहेंगे कि ये ट्रैफिक जैम है। जहाँ तक ट्रैफिक की फ़्लो की बात है, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है। हमें इन दोनों चीज़ों को फ़र्क करना चाहिए। बतौर DI ट्रैफिक में आपसे ये कहूँगा कि जहाँ तक हमारी बात है, तो हम इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि कहीं पे अगर छोटी सी भी वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो हम उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। हम वहाँ पे इमीडिएटली पहले देखते हैं किस वजह से वो ट्रैफिक का दबाव वहाँ पे बढ़ा है। अगर उसकी वजह कोई प्रोटेस्ट है, अगर कोई खुदाई है, अगर कोई इंक्रोचमेंट है, तो सबसे पहले तो हम उसको एड्रेस करते हैं। उसके साथ फिर हम वहाँ पे एडिशनल मैन पावर को डिप्लॉय करते हैं ताकि शहरियों को फैसिलिटेट किया जा सके और ट्रैफिक के दबाव को कम करके लोगों को अपनी तरफ मंजिल की तरफ रवाना किया जा सके। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जो आपने यहाँ पे निशानदेही की है। देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हमें इसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पे एक वक्त के दौरान बहुत सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं। कहीं पे तरक्याती काम भी चल रहे हैं, कहीं पे कोई इंक्रोचमेंट का इशू भी है, कहीं पे कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कोई प्रोटेस्ट की वजह से कोई रोड भी बंद किया गया है, और इस तरह के और भी रीज़न्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। हम इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और ट्रैफिक पुलिस की तो देखें, सबसे पहली तरजीह यही होती है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक चले, दुरुस्त अंदाज में चले, ताकि ट्रैफिक का दबाव नॉर्मल रह सके। अगर कहीं पे भी ट्रैफिक का दबाव मुतासर होता है तो सबसे पहले जो किसी तनकीद की जद में आता है वो ट्रैफिक पुलिस आती है। इस हवाले से हमारी तमाम जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी रहती है, चाहे उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसके अंदर कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, DMCs हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, और इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। तमाम के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है और उसमें हम वक्तन फ़वक्तन को तमाम वो इशूज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई रोड टूटा हुआ है, हम फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं। अगर कहीं पे सीवरेज का पानी ओवरफ्लो कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी हो रही है, हम उसको इमीडिएटली पॉइंट आउट करते हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क डिले हो रहा है और लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर इन द फ्रंट लाइन टू फेस दैट क्रिटिसिज्म, तो हम उसको फ़ौरन एड्रेस करते हैं। अब रमज़ान के हवाले से मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ था कराची में, पाकिस्तान सुपर लीग, और जिस अंदाज़ में ट्रैफिक पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े अच्छे अंदाज में निभाया, ताकि शहरियों ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने भी उसको इंजॉय किया। रमज़ान हमारी इस हवाले से पहली तरजीह है और हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक साइकोलॉजिकली जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है एक कि जी रमज़ान में कोई बहुत बड़ा मसला होगा। ताकि आप देख सकते हैं कल पहला रोज़ा था, बड़े ऐसे अंदाज में हमने उसकी भरपूर प्लानिंग की हुई थी और जिसकी वजह से लोग बड़े टाइम के ऊपर निकले भी सही। और ये तमाम चीज़ें तब पैदा होती हैं जब आप इसकी कोई प्लानिंग ना करें और आपको अंदाज़ा ना हो। रमज़ान के एक साल का कैसा हफ्ते और इतवार को क्या हुआ था? तब तो अच्छा खासा ट्रैफिक, लोग फंसे रहे थे काफ़ी घंटों। मैं खुद भी फंसी थी। मैं किसी खबर की मैं खुद भी बता रही हूँ आपको, ऐसा हुआ था। मैंने जैसे पहले कहा, आप दुरुस्त कह रही होंगी बिल्कुल कि देखिए मैंने कहा ना कि कहीं पे कोई ट्रैफिक का फ्लो किसी वजह से पैदा हो सकता है, लेकिन मैसिव जैम जो है। चलिए, आपने उन 2 दिनों की प्लानिंग नहीं की थी, कम से कम पहले रोजे की कर रखी थी। अच्छा, अब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, शॉपिंग्स पे जाएं बहुत परेशानी होती है, वो जो पार्किंग्स होती है ना, पार्किंग्स दे दी जाती हैं और वो चार्ज भी होती हैं, तो वो ये इंप्रेशन भी मिल रहा होता है कि ये गैर कानूनी है, इसका ट्रैफिक इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक शहरी को इस सबसे बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे आपको पहले कहा, पहले तो मैं आपको इसमें हमारा रोल बता दूं। जो जहाँ पे पार्किंग अलाउड है उसमें हमारी एक क्लियर पॉलिसी होती है कि हम डबल ट्रिपल पार्किंग कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में जहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं,
डबल पार्किंग अलाउड नहीं, ट्रिपल, तो उसके लिए कंटिन्यूसली हमारी 2 वे व्हीकल्स काम कर रही होती हैं, गाड़ियों को हम रिमूव कर रहे होते हैं। अब आ जाती है बात चार्ज पार्किंग की। चार्ज पार्किंग इज़ नॉट आवर डोमेन, बल्कि हमने बारहा इसके हवाले से KMC को, DMCs को, ज़िला इंतज़ामिया को ये कहा है कि जी जब भी आप किसी जगह को चार्ज पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, हमसे उसके बारे में ज़रूर NOC लें, क्योंकि हम इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि आया यहाँ पे पार्किंग अलाउ करने से ट्रैफिक का जो फ़्लो है, ट्रैफिक का जो रवानी है, वो कितनी मुतासिर होगी, और आया ये जगह उसके लिए मौजूद है या नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि जो पार्किंग माफिया है, अगर हमें कहीं पे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर यहाँ पे बगैर किसी परमिशन के लोगों ने खुद पार्किंग स्टार्ट करवा दी किसी मिली भगत से, चाहे उसमें किसी का भी अमला इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इनिशिएटिव लेके फ़ौरन FIR रजिस्टर करवाती है, और ये हमने माजी में काफ़ी ऐसे FIRs कराई हैं। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जावेद साहब जहाँ आपको मालूम हुआ कि ये इलीगल पार्किंग है और आपने एक्शन लिया हो? जी बिल्कुल, ओल्ड सिटी एरिया में आराम बाग में हमने ये FIR रजिस्टर कराई है, उसके अलावा डेंसो हॉल के करीब कराई है। इस तरह की 2-3 FIRs तो बिल्कुल मेरी रिसेंट नोटिस में है, और ये टेंडेंसी बहुत कम है। आप अगर मालूम करवा लें तो टेंडेंसी आप कह रहे हैं कम है, तमाम चीज़ें सही। जावेद साहब, मैं जानना ही चाह रहा हूँ आपसे, तारिक रोड बहुत फेमस शॉपिंग के लिए, वहाँ पर पार्किंग होती है, ठीक है, सिंगल पार्किंग डबल को कह रहे तो आपका अमला वहाँ पर होता है, रोकते भी हैं। उससे बिल्कुल साथ खालिद बिन वलीद रोड, वहाँ पर सिंगल पार्किंग भी नहीं कर सकते, तो सर तारिक रोड पे तो दबाव ज़्यादा होता है ट्रैफिक का, वहाँ पर सिंगल पार्किंग अलाउ करना आपको लगता है वो बेहतर है? उसकी वजह से तो ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा मुतासर होता है। देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। पहले मैं तारिक रोड की बात कर लेता हूं। ये दोनों रोड्स जो हैं, तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड, इनको आज से 2-3 साल पहले नए तरीके से इनको रिफर्बिश किया गया था, इनको कंस्ट्रक्ट किया गया। इस रोड के ऊपर रोड मार्किंग, साइंस तमाम बनाई गई, क्योंकि ये दो शहर की एक मेन आर्टरीज थी, और तारिक रोड की एक अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, और इस वक्त मौजूद भी है कि पूरे शॉपिंग सेंटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो हमारा पार्किंग का निज़ाम है, उसके अंदर हम डेडिकेटेड पार्किंग्स मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में करवाते हैं। जहाँ पे बॉक्स पार्किंग है सिर्फ उसको अलाउ करते हैं, कहीं पे मोटरसाइकिल्स की डबल अलाउ है ताकि वो एक्सीड ना करें, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको खालिद बिन वलीद रोड के बारे में बताता हूँ। खालिद बिन वलीद रोड के बारे में एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट ये थी कि वहाँ पे जो कार शोरूम्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लाइन से एक्सीड करके ना सिर्फ ये कि फुटपाथ को घिरा हुआ था, बल्कि जो मेन रोड है उसकी भी डबल लेन से गाड़ियाँ पार्क की गई थी। और इसके हवाले से जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के और लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, जो कि उस ट्रैफिक उनकी वजह से मुतासर होते थे, उनकी तरफ से 12 ये कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी जी। इनकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो यहाँ मुतासर हो रहा है। इस वजह से हमने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया, जिसमें बिल्कुल जावेद साहब, मैंने देखा कई बार क्रैकडाउन हुआ है खालिद बिन वलीद पर, और अब तो वो रोड क्लियर है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि सर दोनों रोड्स बहुत साथ साथ हैं, पैरेलल हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर सिंगल पार्किंग खालिद बिन वलीद रोड पे अलाउ की जाए और तारिक रोड से पार्किंग बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, ताकि क्योंकि तारिक रोड से गुजरने वाले लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। जहाँ तक तारिक रोड से मुकम्मल पार्किंग ख़त्म करने का ताल्लुक है, देखें आप अगर किसी भी जगह पे चले जाएँ, कोई कमर्शियल इलाका है, अगर हम वहाँ से मुकम्मल तौर पर पार्किंग ख़त्म करते हैं तो इसके हवाले से हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर कस्टमर्स हैं। ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है तारिक रोड से मुताल्लिक, पार्किंग से मुताल्लिक? क्योंकि हम देखते हैं रमज़ान हो, ईद हो, 14 अगस्त हो, न्यू ईयर हो, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। ये तो आप करते हैं, वन वे कर देते हैं, यानी वो यू टर्न्स बंद कर देते हैं, लेकिन अगर पार्किंग वाला मामला उन दिनों के लिए ख़त्म किया जाए वहाँ पर, ताकि कुछ बेहतर हो जाए वहाँ से गुजरना। इस वक्त शहर में 34 ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रॉपर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे पार्किंग स्पेसेस उनके अंदर प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन उन बिल्डिंग्स की इंतज़ामिया ने उनको गोदामों में या अपने शॉपिंग स्टोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। हमने ये लिस्ट जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तमाम को दी हुई है, और हमारी उनसे ये बार बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्टेंस है कि इन तमाम पार्किंग स्पेसेस को एक्टिवेट किया जा सके, इनको खुलवाया जाए, ताकि ये तमाम पार्किंग स्पेसेस शहरियों के लिए इस्तेमाल हों, और इससे जो लोग कस्टमर वहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो अपनी गाड़ियाँ अंदर ये बहुत अच्छी खबर है कि you're वर्किंग ऑन दैट कि 34 प्लेसेस ऐसे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर आप वाकई पार्क करेंगे गाड़ी तो फिर बहुत मामला बेहतर रहेंगे। आप मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त कई जगह पर खुदाई है, कई जगह पर मसाइल हैं, कुछ अगर आप बता सकें आवाम के लिए कि कौन कौन सी ऐसी आर्टरीज यानी मेन आर्टरीज हैं कराची की, या कोई छोटी सड़क है या कोई इशारा है जहाँ पर ये मसला है, इसलिए अवॉइड किया जाए वहाँ से गुजरना, वहाँ से जाना, और कोई अगर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट भी है कि इस टाइम पर ना गुजरा जाए तो बेहतर है, उससे ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहतर रहेगा।
जी, एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इस हवाले से तमाम व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि जो हमारी मीडिया अपडेट्स है शहरियों के लिए, वो 3-4 फोरम्स पे अवेलेबल हैं। एक तो हमारी सोशल वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी है, फेसबुक पेज भी है, उसके अलावा हमारा FM रेडियो 88.6 है, और जो रेगुलर ट्रैफिक अपडेट्स हैं उसके बारे में वो जैसे भी कोई सूरत चेंज होती है वो फ़ौरन शहरियों को अपडेट करता है कि वो कौन सा रोड इस्तेमाल करें, किस जगह ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। तो मैं ये तमाम को ये इन्फॉर्म भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उसको वो ज़्यादा सुने, फॉलो करें, और जहमत से बचने के लिए उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वक्त जो शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हमने हमारी जो मेन आर्टरीज मुतासर हैं, उसमें एक तो हमारा मेन MA जिन्ना रोड ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमने जो अल्टरनेट ट्रैफिक है वो 2 रूट्स के ऊपर डाइवर्ट किया हुआ है, जिसमें कॉरिडोर 3 है जिसे हम PD स्ट्रीट भी कहते हैं। उसके अलावा जो होली फैमिली हॉस्पिटल का रोड है वहाँ से हम तमाम ट्रैफिक को डाइवर्ट करके इसकी जगह पे चला रहे हैं। अब नेचुरली यहाँ पे एक मेन आर्टरी हमारी बंद है, तो यहाँ पे इन जगहों के ऊपर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है रूटीन में, और उसी हवाले से हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी भी ज़्यादा डिफरेंट होती है, ज़्यादा स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है, और हमारी फोकस में भी होता है कि यहाँ से ट्रैफिक को ज़्यादा टाइम गुजारा जा सके। उसके अलावा जो इस वक्त शहीद मिलत के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और वहाँ पर जो उसके अल्टरनेट सर्विस रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। वहाँ पे भी हमारी बड़ी सख्त पॉलिसी होती है कि उन सर्विस रोड्स के ऊपर कोई पार्किंग ना अलाउ की जाए ताकि ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल रहे। इसलिए जिन शहरियों का रास्ता वही है तो वो तो उसको यूज़ करने के ऊपर मजबूर हैं, बाकी उसके अलावा अगर कोई और उनके लिए अल्टरनेट रूट मौजूद है तो वो उसको अडॉप्ट करें ताकि कम से कम उनको सहमत हो। फिर उसके अलावा ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। तो ये 3-4 मेन हैं। उसके अलावा दिल्ली कॉलोनी के सामने हमारा चौधरी खलीकुज़मा रोड है जहाँ पे कारपेटिंग चल रही है। तो ये कुछ मेन रोड्स हैं जहाँ पे ये काम चल रहा है। हमारी उन तमाम लोगों के साथ बारहा मीटिंग होती है और हम उनको एम्फसाइज करते हैं। ये एक थोड़ी सी हमें ढारस भी दे दें। ये कहा जाता है 15 रोजे तक तो सब ऐसा लगता है घरों में होते हैं, 15वें रोजे के बाद ना किसी को घर नहीं बैठना होता, तो वही ट्रैफिक जैम होता है, वही जो आप कह रहे थे कि फ्लो होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सब 1 घंटे के बाद 1 इंच गाड़ी सिरकेगी आगे। ये इन आखिरी 15 रोजों में भी हमें देखना पड़ेगा, इस साल भी ऐसे ही होगा? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी हो सके हम ट्रैफिक को गुजारें, लेकिन अगर आप इसको अगर लॉजिकली एनालाइज करें तो रोड की एक कैपेसिटी है। इस रोड की कैपेसिटी के ऊपर अगर उसकी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी तो नेचुरली गाड़ियों को मूव करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसकी वजह से जिसे कहते हैं कि ट्रैफिक का दबाव है, शदीद दबाव है या ट्रैफिक का फ़्लो है, तो उससे मुराद यही होती है कि ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। नेचुरली जो उनकी स्पीड है वो पहले से कम हो जाती है। अगर वहाँ पर स्पीड नॉर्मल हालात में 60 होती है तो वो गाड़ियों के एक्सेस होने की वजह से कम होकर 60 या 40 या 30 पे आ जाती है, तो ट्रैफिक चल रहा होता है। इसी हवाले से हम ट्रैफिक अपडेट्स देते हैं कि अगर आपने उस जगह के ऊपर जाना है, जैसा कि सारी दुनिया में होता है, तो आप उस हम तैयार रहें। ऐसे होने जा रहा है, ट्रैफिक रहेगा, ठीक है। ईद का मौका या रमज़ान का एक अच्छा मौका होता है, उसमें ये चीज़ें शहर की कमर्शियल एक्टिविटी का भी हिस्सा हैं, तो हमें इसको जो है बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है वो अच्छे अंदाज में एम्ब्रेस करना चाहिए और इसे वेलकम करना चाहिए, क्योंकि देखें ये तो एक एक्टिविटी की निशानदेही भी करता है। और आपको तब शिकायत हमसे हो जब हम आपको सर्व करने के लिए वहाँ पे मौजूद ना हो, तो मैं आपको ये शो करवाता हूँ कि आप भी देखेंगे कि क्योंकि ये लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाए वहाँ से ट्रैफिक काम गायब, तो अब हमारी नज़र इसके ऊपर भी होगी। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे और आ रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि इस मसले से निकल सके। ज़हनी तौर पर हम तैयार रहें, लेकिन अब हम बात करेंगे जहनी सेहत की। कराची के शहरी को जहनी सुकून मिलता है क्या? जहनी तौर पर वो उतना सेहतमंद है कि जितना उसे होना चाहिए? ऐसा नहीं है। इंकशाफात कुछ इसी तरह के हो रहे हैं। कराची में 20 लाख लोग जहनी सेहत के मसाइल का शिकार हैं। ये इंकशाफ हुआ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के सदर माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर हारून अहमद की जानिब से। उनके मुताबिक 3 लाख अफराद ऐसे हैं, या यूँ कहिए कि 3 लाख दिमाग, 3 लाख जहन ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर नफ्सियात के माहिर से मिलने की, मशवरा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ की जानिब से जारी आदाद शुमार से ये मालूम हुआ कि हर दूसरे घर में कम से कम कोई एक शख्स तो ऐसा होता है जो नींद की दवा खाता है, जबकि हर चौथे घर में रहने वालों को जहनी सेहत के मसाइल ने घेर रखा है। उनको ऐसे मसाइल का सामना है तो क्या सोचेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे रोज़मर्रा के काम करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे और कैसे इससे छुटकारा हासिल करना है, सब की आज हम बात करेंगे। सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ
प्रोफेसर डॉक्टर हारून अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम। माजरत आपको इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी देर। आपसे जानना ही चाह रहे हैं, ये इदाद-ओ-शुमार तो अलार्मिंग हैं और ये भी तो हो सकता है कि फिगर इससे भी ज़्यादा हो। कुछ लोगों को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं, इससे मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो रही है। आपके पास क्या इदाद-ओ-शुमार है, आप पहले हमें वो बताइए। देखिए, हम बात करते हैं दिल की बीमारी हो जाए या लिवर की, तो गुफ्तगू होती है, मशवरे होते हैं, बातचीत करते हैं। ये ज़हनी मर्ज़ को हमारे यहाँ इस तरह देखा जाता है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये समझा जाता है शुरू में कि इसके ऊपर कुछ साया है, जादू है, फला है, किसी और ने कुछ कर दिया है और उसका ख्याल करते हैं, मज़ारों पे ले जाते हैं, दुआ तावीज़ करते हैं। दूसरी तरफ जब वो 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं, तो जब वो घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाता है और समझता है बीवी मुझे जहर दे रही है वगैरह वगैरह, तब उसको कहा जाता है कि पागल है, तो उसका सारा ख्याल ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ इसको स्टिग्मा या ज़ाती कमज़ोरी समझी जाती है और आम तौर से इसको छुपाया जाता है, इससे बात नहीं की जाती। ये जो आदाद व शुमार हैं, वो आप देखिए, ये जो मसक्कन अद्वियात हैं, ये पैनाडोल से ज़्यादा खाई जाती हैं। एक डायज़ेपैम एक दवा हुआ करती थी, उसके बहुत से और ब्रांड्स निकले हैं। 30 से 40 ब्रांड, जो कि ₹1 से लेकर ₹7 तक की गोली मिलती है, जो कि आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकते हैं। तो मतलब इसकी मुताल्लिक़ ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कि ये बहुत अहम बात है कि लोग इसके आदी हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम है शिज़ोफ्रेनिया। हमारे यहाँ WHO के मुताबिक 10% लोग ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं। ये पिछले सेंचुरी की बात है। हाल में जो आदाद शुमार माने गए हैं, तो 34% लोग किसी न किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होंगे। तो लोग ये ज़हनी मर्ज़ को इसलिए टैबू समझते हैं। 1% स्किज़ोफ्रेनिया, वो शख्स जो कि ख़ुद उसको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन सोसाइटी सफ़र करती है, इसलिए कि वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, ख़ुद बात करता है, अपनी एक दुनिया होती है उसकी, उसको लोग पागल कहते हैं, आम तौर से घूमते रहते हैं। अब जब डिप्रेशन किसी को होता है, तो भी कहा था भाई ज़हनी मर्ज़ है, तो डिप्रेशन को भी लोग छुपाते हैं, कहते नहीं। इसमें मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ आम लोगों को कि डिप्रेशन जो है वो शख्सी कमज़ोरी नहीं है, ये बल्कि कोई नफ्सियाती बीमारी भी नहीं है, बल्कि ये एक इसी तरह है जिस तरह के डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर। इसमें यह है कि इंसुलिन का मसला होता है डायबिटीज़ में। इस तरह जहन में बाज़ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो बहुत डेलिकेट होते हैं, मैसेज ट्रांसमिट करते से। हमारे यहाँ कराची में आप देख लीजिए, स्ट्रेस की कमी है, और स्ट्रेस से वो यूज़ अप होता है, ख़त्म हो जाते हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे या तो खुद ठीक हो जाते हैं या फिर दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने की बात यह है कि 70% डिप्रेशन ऐसे हैं जो कि आपकी कमज़ोरी नफ्सियाती या ज़ाती कमज़ोरी नहीं है। 30% ऐसे होते हैं वो लोग जो कि बचपन से उनको सेक्सुअल एब्यूज़ या ब्रोकन होम या और मसाइल से उनको ज़रूरत होती है, वो नफ्सियाती होते हैं, उनको नफ्सियाती इलाज, साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि पिछले साल अक्टूबर में
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, उसमें नौजवानों को, बच्चों को के मसाइल जो कि हमारे यहाँ नहीं समझा जाता कि बच्चे जो है वो समझते हैं, अब बच्चों में भी डिप्रेशन होने लगा है। लेकिन उस वक्त ज़ैनब का वाक़या हुआ था, उसको अगवा किया गया था, रेप किया गया था, फिर कत्ल कर दिया गया, वो सारे अखबारात में आया। उसके बाद से बात सामने आने लगी, मुख्तलिफ़ इदारों ने तहक़ीक़ की, तो एक तखमीनी के मुताबिक 10 से 12 ऐसे वाक़यात छोटे बच्चों को अगवा यानी किस कर्ब से गुज़रते हैं। तो इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई बाहर से आदमी नहीं आता है, घर के रिश्तेदार, अजीज़, पड़ोसी, नौकर, यही लोग करते हैं। इसमें पेरेंट्स ज़्यादा कुछ मसला नहीं कर सकते। इसमें ज़रूरी है कि बच्चे को एम्पावर करना चाहिए, बच्चे को ये बताना चाहिए। और इसके लिए एक ज़माने में सेक्स एजुकेशन की बात होती थी, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। अब एक हम लोगों ने कोशिश की है कि एक सब्जेक्ट इसमें शामिल हो जिसमें कहते हैं लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल ज़िंदगी में कामयाब के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लोगों को बच्चों को एतमाद आ जाता है। इस तरह के एक हमारे डॉक्टर, उन्होंने गुड टच एंड बैड टच, मतलब उसमें ये सिखाना। तो बच्चों को एम्पावर करना चाहिए, हमारी कोशिश है। और इस्लामाबाद में ये कोर्स शामिल कर लिया गया है। अच्छा, किस लेवल पर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सही, बहुत अच्छी बात है। अभी हमें एक हफ्ते पहले खबर आई है और हम 1 साल 1.5 साल से अपनी हुकूमत से, गवर्नमेंट के, उनको हमने बताया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए। तो ये 2 अहम बातें हैं जो कि हमको सोचना चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, तो हमें उनको एम्पावर करना चाहिए, हमें उनको थोड़ा सा अगर इसको आप वाजे कर सकें, बच्चे को एम्पावर करना, 2-3 पॉइंट्स अगर आप हमें बता सकें प्लीज़। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत नाकारा है। उसका जो निसाबी तालीम है जो पढ़ाया जाता है उसमें बड़े नक़ाइस हैं। मतलब एक बात तो जैसे ये आम है, एक बात तो ये है कि अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए। दूसरे ये कि खाने पीने का, गुटखा आजकल किस कदर आम है, तो उस उम्र से उनको बताना चाहिए एडिक्शन के क्या नुकसान हैं। सही। दूसरे ये कि ये जो गुफ्तगू करने का तरीक़ा सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं। फिर इसमें और बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक ख़ास बात ये भी है कि उसको, बच्चे को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, गुड टच और बैड टच। किसी टॉफ़ी दिलाने के लिए नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक दूसरे तरीके से पार्ट ऑफ द होल। तीसरी बात यह है कि आपको मसाइल के हल के लिए तैयार करना चाहिए। उसके लिए एक कोर्स है पूरा मुरतब किया गया है, हमारे एक NGO है, उन्होंने बनाया है, जो कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको इंडक्ट किया जाए। ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, अब हमें अपने हिस्से का काम करना है, सिंध गवर्नमेंट को करना है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे डॉक्टर प्रोफेसर हारून अहमद साहब, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। तो इंतहाई अहम मौजू था, हमने बात शुरू की थी जहनी सेहत से मुताल्लिक़ कराची के शहरियों की, लेकिन देखिए तो हमें क्या क्या कुछ आज मालूम हुआ। सर ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये 50 साल हमारी कारकर्दगी है, हम 50 साल से ये काम कर रहे हैं जहनी अमराज के मुताल्लिक़। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर गुफ्तगू करें तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि लोग बहुत से इलाज नहीं कराते या इस बीमारी को बीमारी ही नहीं समझते हैं, बल्कि शर्म की बात समझते हैं।
बात नहीं करते, स्टिग्मास अटैच। आजकल आप लोग जो हैं इसको आम कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। हम ज़रूर इस पर बार बार बात करेंगे। जिस तरह सर ने कहा कि कुछ निसाब में शामिल हो रहे हैं मामला, जैसे इस्लामाबाद में हुआ और सिंध में भी होना चाहिए, बल्कि हर लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अपनी हिफाजत खुद करेगा, एम्पावरमेंट होगी उसकी, तो फिर इस लेवल पर ही डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इस लेवल पर एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, तो मसाइल बड़े हद तक हल हो जाएंगे। लेकिन एक मसला है ऐसा जो कि हल नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, महंगाई का दुखड़ा। ये चलता रहेगा ऐसा लगता है। एक साल में महंगाई 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए तो शोएब को ऐसा कहना पड़ा। पेट्रोल और डीजल 23 रुपए फी लीटर तक महंगे हुए। फल, सब्जियां, गोश्त, कुछ नहीं बचा, सब कुछ महंगा हो गया। तो इस पर बात करते हैं। शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील, बताइएगा 2018 इसमें महंगाई की सूरत हाल क्या थी और अब यानी 2019 क्या है? देखिए शोएब, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अगर आप देखें तो सबसे अहम बात यह है कि अगर 3.7% महंगाई थी एक साल पहले, अब 8.8% पे है, 9.4% पिछले माह थी, अभी मजीद बढ़ेगी। सबसे अहम फैक्टर यह है कि हमने पिछले एक साल के अंदर डॉलर जो है वो महंगा बहुत हो गया है। 25 रुपये तो एक साल में महंगा हुआ है, 18 रुपये इस हुकूमत के दौर में अगस्त से लेकर अब तक, और 33% से ज़्यादा तकरीबन पिछले दिसंबर 2017 से अब तक। इसका इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा। साथ साथ जो पेट्रोलियम प्राइसेज हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। 23 रुपये तकरीबन डीजल, इसी तरह 20 रुपये तकरीबन पेट्रोल फी लीटर तक आप इमेजिन करें जो महंगा हुआ है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। साथ साथ बिजली महंगी हुई और 85% 85% गैस की प्राइसेस ऊपर गई। ये तमाम वो इम्पैक्ट है जिसका महंगाई का आ रहा है। और अब जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, इसका आगे जाके इम्पैक्ट मजीद आएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया तो वैसे रमजान में रूटीन में महंगी होती हैं और इस दफ़ा भी महंगी हुई हैं। और मसलन 36 रुपये फी के जी तो सिर्फ दाल, मूंग और लहसुन 63 रुपये फी किलो महंगा हुआ है। और 124% तक जो प्राइसेस बढ़ गई हैं टमाटर की और 35% तक प्याज की। इसी तरह अगर आप देखें जो सहूलियात हैं, जो सेहत की और तालीम की सहूलियात, वो तकरीबन 10% तक महंगी हो चुकी हैं। तो IMF ये कह रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल महंगाई बढ़ेगी। IMF की हमें बात मान लेनी चाहिए। आपको पता है कि गवर्नर भी वहाँ से आ गए हैं और जो मुशीर हैं वो भी वर्ल्ड बैंक से आए हैं, उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। तो हमें एक कंप्रोमाइज़ समझौता करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको उससे निमटने के लिए आपको अपनी ज़रूरियात महदूद करनी पड़ेगी, बड़ा सोच समझ कर एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। तो सीजनल इम्पैक्ट है ऑलरेडी रमज़ान का, और ओवरऑल जो बेसिस हैं इसकी वो मैंने आपको बताई हैं। सही, बहुत शुक्रिया शकील, आप साथ मौजूद थे और आप हमें बता रहे थे समझौता करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 किलो दाल मूंग लेने तो आधा, यही हम समझौता कर सकते हैं। पकौड़े अगर आपने 1 किलो बेसन के, 1 किलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 पाव कर लें, आधा पाव के बना लें। शोएब, हमारे आपके पास समझौता ही रह जाता है, क्योंकि जिनका जो काम है ना वो काम नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं। मैं इसकी मिसाल आपको देती हूं। पेशावर में सस्ते बाजार के नाम पर आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, शहरियों के साथ मजाक किया जा रहा है। चंद स्टॉल्स लगाए गए और जान छुड़ा ली गई है। तो अब इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अब्दुल रहमान, मामला उठाया, किसी को होश आया? जी, अब तक तो अल्लाह खैर सलाह। इस वक्त भी जो 15 सस्ते बाज़ारों का दावा किया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, उसमें से एक में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बाकी शहर में कहीं नज़र नहीं आ रहे। ना वर्सक रोड पे है, ना बाड़ा रोड पे है, ना ही क्वार्ट रोड पे है, न ही नतिया में है, न ही वर्सक रोड है, न ही GT रोड पे कहीं पे है। हाँ, अलबत्ता एक नुमाइशी यहाँ पर सस्ता बाज़ार कायम किया गया है, पुररौनक चौक यादगार तारीखी बाज़ार में छोटा सा, जहाँ पर चंद स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 2 बजे के बाद ही यहाँ पर स्टॉल होल्डर आते हैं। उनकी कोई कसूर नहीं है। उनका कहना है कि साथ ही हमारी दुकान है, वहाँ पर एक चीज़ 300 रुपये में बिक रही है, तो यहाँ हम कैसे 290 या 280 में बेचें। हुकूमत सब्सिडी भी नहीं दे रही और उल्टा हमें दबाव डालकर यहाँ पर स्टॉल हमने तो लगा लिए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो आ नहीं रहे। और 2 बजे के बाद इस वक्त भी हम यहाँ पर खड़े हैं, सिर्फ 4 स्टॉल हैं, जिसमें घी है, जिसमें जो है दाल चीनी है, इसी तरह जो है मशरूबात है, लेकिन ना सब्ज़ी है, ना फ्रूट है, ना गोश्त है, ना चिकन है। तो यही सूरत हाल है इस बाज़ार की। एक तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने खुद जो जुल्म किया है इस आवाम पे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, उसका बराह रास्त असर जो है हर एक चीज़ पे पड़ रहा है। लीमू पेशावर में इस वक्त 400 से लेके 450 रुपये किलो तक बिक रहा है। कल आड़ती मंडी में जो है वो रिंग को वो भी किया गया है, निशानदेही भी की है, लेकिन उनको गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई।
यही वजह है कि पेशावर के अवाम आज जो है 400 रुपये से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो लीमू हासिल करने में मसरूफ़ है। ये सिर्फ एक चीज़ की मिसाल है। इसी तरह आप सब्जी और ले लें, प्याज जो है वो 20 रुपये बढ़ चुका है, आलू जो है वो 15 रुपये बढ़ चुका है, इसी तरह टमाटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हर सब्जी में जो है इजाफा होता जा रहा है और सस्ते बाजार जो है वो सिर्फ एक नुमाइशी चीज़ है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, हुकूमत कोई सब्सिडी इन सस्ते बाजारों को नहीं दे रही। यही वजह है कि ये कामयाब नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ थे, इसको अपडेट कर रहे थे कि क्या कुछ किया जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है सस्ते बाजार के नाम पर। मजीद मौज़ूआत हैं, कुछ और खबरें भी हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लें क्या? ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। हाजिर है ब्रेक के बाद। लाहौर से एक अपडेट है, आपको दे दें। दाता दरबार धमाका, इसका एक जख्मी और चल बसा। इसी बारे में बात करेंगे। समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद हमारे साथ है। तहमीना, तफसील बताइए इस खबर की। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जी बिल्कुल, आज सुबह दाता दरबार पर जो अफसोसनाक धमाका हुआ उसमें डेड बॉडीज की जो तादाद है वो 9 हो चुकी है। सबसे पहले न्यू हॉस्पिटल में 3 डेड बॉडीज लाई गई थी, उसके बाद 3 मरीज जो कि क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे वो भी दम तोड़ गए, उसके बाद 2 डेड बॉडीज और आई और अभी कुछ देर पहले ही एक और जख्मी जो है वो जान की बाजी हार गया है। इस तरह से कुल तादाद जो है वो जा बहक होने वालों की 9 हो गई है। कुल 24 लोग यहाँ पर इंजर्ड लाए गए थे, जिसमें से 4 जो है वो दम तोड़ चुके हैं, जबकि अभी भी 4 जो है वो तशवीशनाक हालत में हैं। बाकियों का जो है वो इलाज जो है इमरजेंसी में किया जा रहा है। पूरे डॉक्टर्स की टीम उनके साथ मौजूद है। अद्वियात और जिन्हें खून की जरूरत है उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज भी आ रही हैं, अभी गवर्नर भी आए हैं और उनकी जो है हालत वगैरह पूछी जा रही है मरीजों की। इस टाइम यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हुई हुई है। 24 लोग यहाँ पर लाए गए थे, जबकि एक पेशेंट जो है वो मियां मुंशी अस्पताल भी भेजा गया था। और तहमीना अपडेट कर रही हैं इस सिलसिले में। गवर्नर पंजाब बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे दुश्मनों के एजेंट हैं जिनका इंशाल्लाह हम कलाकमा करेंगे। जिस किसी ने ऐसा किया है वो हमारा दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और ऐसे लोगों का कलाकमा करके रहेंगे। गवर्नर पंजाब आए थे, उन्होंने वहाँ पर दौरा भी किया। इससे पहले हम तहमीना से बात कर रहे थे तो वो बता रही थी 24 जख्मियों को लाया गया था, 4 दम तोड़ गए, जिनमें से ये बता रही थी वो। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर के मनाजिर हैं। जिन ज़ख्मियों को यहाँ पर लाया गया है उनसे मुतालिक बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब आए, उन्होंने अस्पताल का विज़िट किया और इससे पहले हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट कर रही थी इस धमाके से मुतालिक। जो ज़ख्मी लाए गए न्यू अस्पताल, वहाँ पर एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया और शहदा की तादाद 9 हो गई। एक खबर कराची से शेयर करेंगे, जहां का इलाका है जुम्मा गोट। यहाँ पर मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 2 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। इस पर अपडेट्स हासिल करेंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें। सऊद, मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं? जुम्मा गोट के इलाके में वाक़या पेश है। सुबह मुलजिम नूर ने अपनी छोटी बहन शहनाज और बड़ी बहन के जो शौहर है निसार, उन दोनों को जो है खंजर और फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद पुलिस ने इस मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सब हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। मुलजिम ने जिस असले से फायरिंग की थी वो अब तक बरामद नहीं किया जा सका, जबकि जो खंजर है वो पुलिस ने आले कत्ल के तौर पे बरामद कर लिया और दोनों मैयतों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और अस्पताल की कार्रवाई के बाद इस वाक़े का मुकदमा मकतूल निसार के अहल खाना की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। ज़रा जल्दी आपको कुछ खबरें भी देते हैं। पंजाब में सरकारी इफ्तार डिनर नहीं होगा। हुकूमत पंजाब ने सरकारी इफ्तार डिनर्स पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत ने सूबे भर में सरकारी इफ्तार डिनर्स पर पाबंदी लगाई जाए ऐसा फैसला कर लिया है और अब इसका इतलाक वज़रा पर, मुशीरों पर, सेक्रेटरी समेत तमाम हुकूमती तकरीबात पर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी वसाइल की अमीन जमात है। सरकारी खजाने की पाई पाई अवाम की फलाह पर लगाएंगे, यहाँ वहाँ दावतों में नहीं उड़ाएंगे। और अब नात की बात करेंगे। नात हजूर सरवर कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए मखसूस हुई। नात का इस्तिलाही मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। आज हमें ज्वाइन किया मारूफ नात ख्वां साइमा कलीम खान ने। वेलकम टू नया दिन। जानना पहले आपसे मैं ये चाहूँगा कि किस उम्र से आपको ये शौक़ हुआ और नात आप पढ़ रही हैं कब से?
सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आप सबको और रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। आपने जिस तरह मुझसे पूछा तो समझे जब से होश संभाला है जब से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि फैमिली में माशाल्लाह से मेरी वालदा पढ़ती थी और अपनी फैमिलीज़ में सब अरेंज करते थे महफिलें, तो ये बचपन से ही शौक़ था जो आज माशाल्लाह से। सही, तो आज आप कौन सी नात हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें? नातें बहुत खूबसूरत हैं और माशाल्लाह से हर नात ही अपने एक लाजवाब होती है, तो ख़ास मैं लेकर आई हूँ कि खुला है सभी के लिए बाब रहमत। प्लीज़। तो खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ अदना आली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। मैं पहले जो मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तो तस्वर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, जो एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में सबसे जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। माशाल्लाह। ये फरमाइएगा, आप इंतखाब करती हैं कलाम का या कभी कभी कुछ खुद भी लिख लिया करती हैं? जी, ख़ास तौर पर तो मैं इंतखाब करती हूँ और कभी होता है कि आमद हो जाती है, क्योंकि महफ़िलें ऐसी होती हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में बैठना ही अपने लिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी महफ़िल से जा सकें। सिर्फ नात पेश करना ही नहीं, मैंने यूँ पूछा ही कि सिर्फ नात पेश करना ही नहीं, वो भी बड़ी सादत की बात है कि आप चंद लफ्ज़ जोड़ सकें, ये भी बहुत मुश्किल है। तो अमूमन क्या होता है, आप 3-4 नातें सेलेक्ट करके रखती हैं कि मैं इन्हें प्रेजेंट करूंगी, पेश करूंगी, और फिर उसके बाद में जो शेर किसी को पसंद आ जाए वो उसको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये बात इनको दिल को लगी ना, क्योंकि ये महफिलें इस तरह की हैं कि इसमें जब अगर दिल पे लग जाती है तो आंसू तो जारी हो ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, महफिलों में बैठकर किरण मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस की हैं कि लोग तसव्वुर करते हैं कि हम शायद मदीने में ही बैठे हुए हैं, कि वो वक्त होता है कि जब हम और आप इस तरह से सोचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के परवाज़ के पर भी लगा देता है।
और ये हकीकत बात है कि ये महफिलों में जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बिठाता है तो ये हुजूर का नज़र करम है और हम सब इसका लाखों करोड़ों शुक्र अदा करें। ये महीना ही शुक्र अदा करने का है। बिल्कुल। एक और नात अगर आप प्लीज़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी हर दिल अजीज़ नात है माशाल्लाह से। और सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, तो रुखसार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। महबूबे खुदा के जलवों से ईमान की आंखें रोशन हैं, बेदेखे ही जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर। और जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। एक बार और सुना देंगे मुझे ये दीदार का आलम क्या होगा वो वाला शेर। जब उनकी गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अच्छा, नात होती है, सलाम होता है और यही तरीक़ा है। जी, हम कोई और मौका रखेंगे जी इंशाल्लाह, और ज़रूर आपको मदू करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इस रिवायत को ऐसे ही निभाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये आज का प्रोग्राम था। आज हमने कोशिश की बहुत सारे मालूमात आपके सामने लाने की, दुआ का तकाजा हो या हदिया नात हो, और इसके अलावा भी मौज़ूआत थे, अपडेट्स और ख़बरें आप समा पर देखते रहेंगे। और फीडबैक दीजिए नया दिन का हमारे पेज पर जाकर। मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।